मैं शैलेश आप सबका वेलकम करता हूं अपने प्यारे से एजुकेशनल यूट्यूब प्लेटफॉर्म शैलेश पे। जितना भी बिहार बोर्ड के क्वेश्चन पेपर क्लास 10th में पूछा गया है बाबू इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 से, वह सारा का सारा क्वेश्चन करने वाले हैं। आज देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आर्थिक क्रिया क्या होती है। तो सबसे पहले समझेंगे कि आर्थिक क्रिया का अर्थ मीनिंग क्या होता है। आर्थिक का मतलब बाबू अर्थ है, और अर्थ मतलब रुपया पैसा पूंजी धन दौलत को क्या बोलते हैं, अर्थ बोलते हैं। और क्रिया का मतलब काम, तो वैसा काम वैसा क्रिया जिससे हमें क्या हो, पूंजी धन दौलत की प्राप्ति हो, उसी को क्या बोलेंगे, आर्थिक क्रिया बोलेंगे। वैसा काम वैसा क्रिया जिसे हम करें और उस क्रिया के बदले हमें क्या मिले, पूंजी की प्राप्ति हो, अर्थ की प्राप्ति हो, उसी को क्या बोलेंगे, आर्थिक क्रिया बोलेंगे। यह क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है बाबू। कितने नंबर में, 2 नंबर में, यानी लघुत्तरीय प्रश्न है। उत्तर को पढ़ो। वे सभी क्रियाएं जिससे आय की प्राप्ति होती है, आय का मतलब बाबू इनकम, पूंजी, तो उन क्रियाओं को आर्थिक क्रिया बोलते हैं। जिस काम के बदले हमें अर्थ रुपया पैसा पूंजी की प्राप्ति होती है, उन काम को क्या बोलते हैं, आर्थिक क्रिया बोलते हैं। जैसे अभी हम लोग क्या है बाबू, स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, पढ़ने लिखने का काम करते हैं, तो पढ़ने लिखने में भी मेहनत लगता है। तो क्या इस मेहनत के बदले हमें किसी भी प्रकार का पैसा मिल रहा है, धन दौलत की प्राप्ति हो रही है? नहीं ना। तो यह क्या हो गया, आर्थिक क्रिया नहीं हो गया। आर्थिक क्रिया का परिभाषा क्या बोल रहा है कि वे सभी क्रियाएं जिससे हमें आय यानी पूंजी इनकम की प्राप्ति हो, वे काम करें जिससे हमें क्या हो, पूंजी रुपया पैसा प्राप्त हो, उसी को बोलेंगे आर्थिक क्रिया। जैसे आपके पिताजी टीचर है और आपको शाम को पढ़ाते हैं, आप ही को पढ़ा रहे हैं आपके पिताजी शाम को, तो क्या अपने पिताजी को पढ़ाने के बदले में आप पैसे दे रहे हैं? नहीं ना। तो वह क्या हो गया, आर्थिक क्रिया नहीं हुआ। वही अगर आपके पिताजी कहीं संस्था स्कूल कॉलेज में काम करने जाते हैं बाबू, अपने परिवार को आपके भरण पोषण के लिए, आपके स्कूल फी देने के लिए कहीं पे काम करने जाते हैं, जैसे आपके पिताजी कहीं संस्था स्कूल कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, तो उनको क्या मिलता है, महीना में सैलरी मिलता है, महीना मिलता है 30,000 40,000 का, और वह अपने परिवार पर खर्च करते हैं। तो जहाँ पे काम कर रहे हैं आपके पिताजी, मेहनत कर रहे हैं, जिससे उन्हें क्या मिलता है, अर्थ की प्राप्ति हो रही है, रुपया पैसा की प्राप्ति हो रही है, तो उसी को क्या बोलेंगे, आर्थिक क्रिया बोलेंगे। तो समझ में आ गया ना कि किसी भी प्रकार का काम हो, जैसा भी काम हो, उस काम के बदले हमें धन दौलत पूंजी की प्राप्ति हो रही हो, उसी को क्या बोलेंगे, आर्थिक क्रिया बोलेंगे। इसके अंतर्गत यानी कि आर्थिक क्रिया के अंतर्गत अंदर किसी वस्तु का उत्पादन, वस्तु का उत्पादन मतलब बाबू उद्योग फैक्ट्री कारखाने में किसी भी प्रकार के वस्तुओं का निर्माण करना, उत्पादन करना और बाजार में बेच देना बाबू, तो क्या हो गया, कंपनी के लिए आर्थिक क्रिया हो गया। कंपनी ने सामान का उत्पादन किया और बेच दिया, तो उसे क्या हुआ, कंपनी को अर्थ की प्राप्ति हुआ, पूंजी धन दौलत की प्राप्ति हो गया, तो यह क्या हो गया, आर्थिक क्रिया हो गया। तो वस्तु का उत्पादन करना भी क्या है बाबू, आर्थिक क्रिया है। इससे हमें पूंजी की प्राप्ति होती है। जैसे किसान खेतों में काम करते हैं, खेतों से अनाजों का उत्पादन करते हैं और अनाज उत्पादन कर करके बाजार में बेच देते हैं, जिससे उन्हें रुपया पैसा पूंजी की प्राप्ति हो जाती है। यह किसके अंतर्गत रह गया, वस्तुओं का उत्पादन हो गया। वस्तु यहाँ पे क्या हो गया, किसी भी प्रकार का अनाज हो गया, उसको उत्पादन किए और बाजार में बेच दिए, तो उससे जो अर्थ मिला, जो पैसा प्राप्त हुआ, वह क्या हो गया, आर्थिक क्रिया हो गया। तो कृषि आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आ गया। आगे है विनिर्माण। विनिर्माण का मतलब बाबू आप इस प्रकार से समझिए, जैसे कृषि से, खेती से गन्ना जूट का उत्पादन होता है, और कंपनी वाला क्या करता है, गन्ना जूट को खरीद लेता है और गन्ना से चीनी और जूट से कपड़ा का निर्माण कर देता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक वस्तु से कंपनी वाला, उद्योग वाला, फैक्ट्री वाला दूसरी वस्तुओं को निर्माण कर दे रहा है। तो क्या यह फैक्ट्री वाला गन्ना जूट का उत्पादन किया था? नहीं ना। यह किसी से खरीदा था, किसान से, और इसकी सहायता से किसी दूसरे वस्तु का उत्पादन कर दिया, निर्माण कर दिया, तो यही क्या हो गया, विनिर्माण हो गया। जैसे में आप अपने घर में मिस्त्री लगवाते हैं घर बनाने के लिए, तो मिस्त्री बोलता है कि ईंट ले आओ, छड़ी ले आओ, बालू ले आओ, और इसकी सहायता से सबको जोड़ कर करके आपको घर का निर्माण करके दे देता है। तो मिस्त्री पैसा लेता है आपसे कि नहीं? घर बनाने के लिए मिस्त्री आपसे पैसा चार्ज करता है। तो विनिर्माण से भी क्या होता है बाबू, रुपया पैसा पूंजी की प्राप्ति होती है। तो यह भी किसके अंतर्गत आ गया, आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आ गया। जैसे गन्ना से चीनी का उत्पादन हुआ, जूट से कपड़ा का निर्माण हुआ, तो यह बाजार में बेचाएगा बाबू, कंपनी वाला बेचेगा, कंपनी वाला का रुपया पैसा प्राप्त होगा। तो यह किसके अंतर्गत आ गया, विनिर्माण आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आ गया। और विभिन्न प्रकार की यानी कि अलग अलग प्रकार की सेवाएं, सेवाएं का मतलब हो गया बच्चा सर्विस। जैसे डॉक्टर, शिक्षक, जियो वाला कंपनी, एयरटेल कंपनी क्या किसी भी प्रकार के वस्तु का उत्पादन करके देता है? शिक्षक कहीं पे आपको पढ़ाने जाता है तो वस्तु को उत्पादन करके देता है। डॉक्टर इलाज न करता है, उसके लिए डॉक्टर क्या करते हैं, फीस लेता है। शिक्षक क्या करता है, फीस लेता है। जियो वाला कंपनी आपको क्या कर रहा है, सर्विस
दे रहा है, सेवा दे रहा है। आप इंटरनेट चलाइए और इंटरनेट चलाने के बदले उसे कुछ पैसे दीजिए। तो यहाँ पे सेवाएं से भी क्या होता है बच्चों, पैसे की प्राप्ति होती है, यानी कि आर्थिक क्रिया हो रही है। सेवाएं देना क्या होना, सर्विस देना क्या होता है, आर्थिक क्रिया होता है। क्यों? क्योंकि सेवाओं से हमें पैसे की प्राप्ति होती है। और आर्थिक क्रिया का परिभाषा क्या है? वे सभी क्रियाएं जिससे हमें आय की प्राप्ति होती है उसे उन क्रियाओं को क्या बोलते हैं? आर्थिक क्रिया बोलते हैं। तो हम किसी भी व्यक्ति को सेवा देते हैं तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, उससे हम पैसे लेते हैं और पैसे की प्राप्ति होती है क्या? आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आती है। आर्थिक क्रियाएं शामिल है। ये सारी क्रियाएं शामिल कहाँ पे बाबू? आर्थिक क्रिया में शामिल है। देखो अच्छे से ध्यान से पढ़ो। वे सारी क्रियाएं जिनसे आय की प्राप्ति होती है, यानी पूंजी धन दौलत की प्राप्ति होती है, उन क्रियाओं को आर्थिक क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्थिक क्रिया बोलते हैं। इनके अंतर्गत किसी भी वस्तु का उत्पादन कर दिए बाबू, जैसे खेतों से अनाजों का उत्पादन कर दिए, फैक्ट्रियों में वस्तुओं का उत्पादन कर दिए और कंपनी वाला उसे बेच करके आय प्राप्त हुआ, तो उसी को क्या बोलेंगे? आर्थिक क्रिया बोलेंगे। विनिर्माण यानी कि एक वस्तु से किसी नए वस्तु का उत्पादन कर देना, उससे भी क्या होता है? पैसे की प्राप्ति होती है। विभिन्न प्रकार की सेवाएं जैसे एयरटेल जियो वाला कंपनी, शिक्षक डॉक्टर क्या करते हैं? वस्तु का उत्पादन करके नहीं देते, वह अपनी सेवा देते हैं। आपको शिक्षक पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बदले कुछ पैसे आपसे लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रहा है? शिक्षक शिक्षा आपको दे रहा है, नॉलेज दे रहा है, उस नॉलेज के बदले में पैसा ले रहा है। तो सेवाओं से भी क्या हो रहा है? आर्थिक क्रिया हो रहा है। रुपया पैसा पूंजी की प्राप्ति हो रही है। आर्थिक क्रियाएं शामिल है। इन सारी आर्थिक क्रियाएं आदि शामिल है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? यह क्वेश्चन 13 में, 19 में, 2020 में कितने नंबर में पूछा गया है? तो 2 नंबर में पूछा गया। तो यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए, क्लास 10th के लिए बार बार पूछा जाता है। उत्तर में देखो, अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आर्थिक क्रिया होता क्या है। आर्थिक का मतलब बच्चों अर्थ, और अर्थ मतलब धन दौलत पूंजी संपत्ति को क्या बोलते हैं? अर्थ बोलते हैं। और क्रिया का मतलब काम। तो वैसा काम, वैसा क्रिया जिससे हम करें और उस काम के बदले हमें धन दौलत पूंजी संपत्ति की प्राप्ति हो, उसी को क्या बोलेंगे? आर्थिक क्रिया बोलेंगे। अगर आप आर्थिक क्रिया के बारे में बारीकी से जानना चाहते हैं तो पिछले वाले वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 में हम बताए थे कि आर्थिक क्रिया होता क्या है। आप जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा। आप एक एग्जाम्पल से समझिए कि आर्थिक क्रिया होता क्या है। मान लीजिए कि आपके पिताजी शिक्षक हैं, शाम को आते हैं और रोज आपको पढ़ाते हैं। तो क्या आपके पिताजी वो पढ़ा रहे हैं तो आप पढ़ाने के बदले अपने पिताजी को पैसे देते हैं? नहीं ना। तो वहाँ पे पैसों की प्राप्ति, पूंजी की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो वह आर्थिक क्रिया नहीं हुआ। वहीं पर अगर आपके पिताजी कहीं संस्था में, किन्हीं स्कूल में पढ़ाने जाते हैं और वहाँ पे क्या मिलता है? उन्हें पैसा मिलता है, महीना में सैलरी मिलता है, जिससे क्या करते हैं? अपने परिवार को, आपको स्कूल के खर्चा बर्चा खाने पीने के लिए देते हैं। तो वहाँ से आपको क्या मिल रहा है? आपके पिताजी को संस्था से, स्कूल से पढ़ाने के बदले आपके पिताजी को क्या मिल रहा है? रुपया पैसा पूंजी मिल रहा है। तो वही क्या हो गया? आर्थिक क्रिया हो गया। यानी वैसा काम जो काम करे और उस काम के बदले हमें रुपया पैसा पूंजी की प्राप्ति हो, उसी को क्या बोलेंगे? आर्थिक क्रिया बोलेंगे। आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है। संगठन का मतलब बच्चा ग्रुप, समूह को क्या बोलते हैं? संगठन बोलते हैं। 2 या 2 से अधिक लोगों का संगठन। जैसे कहीं पे ढेर सारा लोग है तो नहीं बोलते हैं कि वहाँ पे लोगों का समूह है, वहाँ पे लोगों का संगठन है। उसी प्रकार से आर्थिक क्रियाओं का संगठन, सभी आर्थिक क्रियाओं को एक साथ जोड़ देंगे, मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? आर्थिक क्रियाओं का संगठन, समूह बन जाएगा। तो उसी को क्या बोलेंगे? अर्थव्यवस्था बोलेंगे। तो अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बाबू आर्थिक क्रिया कर करके लोग क्या करते हैं? अपने आजीविका को चलाते हैं। आजीविका का मतलब अपने परिवार को जीवन यापन करना, अच्छे से पालन पोषण करना। बच्चे हैं तो बच्चों को अच्छे शिक्षा देना, अच्छे स्कूलों में पढ़ाना, यही क्या हो गया? आजीविका हो गया। जिसके अंतर्गत मतलब अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत लोग कार्य करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? आर्थिक क्रिया बोलते हैं। और लोग क्या करते हैं? अपने आजीविका को चलाते हैं, अपने परिवार को अच्छे से देखभाल करते हैं। तो अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक संगठन है, समूह है, जहाँ पे विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, पूरा की जाती है। जिसके अंतर्गत यानी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत लोग कार्य करते हैं, लोग क्रिया करते हैं और अपने परिवार को अच्छे से चलाते हैं। ब्राउन के अनुसार, तो सबसे पहले समझते हैं कि ब्राउन है कौन। ब्राउन बाबू अर्थशास्त्र थे, जिन्होंने क्या कहा था कि आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है। अर्थव्यवस्था क्या है? आजीविका अर्जन करने की प्रणाली है। ब्राउन एक अर्थशास्त्र थे जो इकोनॉमिक्स के बारे में अच्छे तरीका से अध्ययन किए थे। उन्होंने कहा था, अर्थव्यवस्था को परिभाषित किया था कि आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है, जीवन जीने की एक तरीका है।
क्वेश्चन नंबर 3 देखो बाबू, आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर स्पष्ट करें। इन दोनों के बीच क्या अंतर है ये बताना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि का मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है। तो आर्थिक का मतलब बच्चा अर्थ, और अर्थ मतलब धन दौलत पूंजी संपत्ति रुपया पैसा को क्या बोलते हैं, अर्थ बोलते हैं। और विकास का मतलब उन्नति करना, तरक्की करना। तो रुपया पैसा पूंजी धन दौलत में उन्नति करना, तरक्की करना, इसी को क्या बोलेंगे, आर्थिक विकास बोलेंगे। जैसे आप एक उदाहरण से समझिए, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कहीं पे काम करता है, उसके मालिक ने पहला महीना में 2000 रुपया दिया। वह व्यक्ति दूसरा महीना में अच्छे तरीका से मेहनत से काम किया तो उसके मालिक ने पैसा बढ़ा के 3000 कर दिया। फिर तीसरे महीना में बाबू वह व्यक्ति लगन से मेहनत से काम किया और अपने मालिक का दिल जीत लिया तो उसके मालिक ने महीना बढ़ा करके 5000 कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला महीना में 2000 रुपया मिला उस व्यक्ति को, दूसरा महीना में 3000 मिला, और फिर तीसरा महीना में उसके मालिक ने रुपया बढ़ा करके 5000 कर दिया। तो मंथली के 5000 रुपया उस व्यक्ति को मिलने लगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बाबू, रुपया पैसा धन दौलत में विकास हो रहा है, उन्नति हो रहा है, तरक्की हो रहा है, बढ़ते जा रहा है रुपया पैसा। तो इसी को क्या बोलेंगे, आर्थिक विकास बोलेंगे। आर्थिक का मतलब अर्थ, और अर्थ मतलब रुपया पैसा धन दौलत, और बढ़ोतरी होना यानी विकास होना, इसी को क्या बोलेंगे, आर्थिक विकास बोलेंगे। आगे है आर्थिक वृद्धि। आर्थिक का मतलब समझ ही रहे हो, अर्थ, और अर्थ मतलब रुपया पैसा पूंजी धन दौलत, और वृद्धि का मतलब बढ़ जाना, बढ़ोतरी हो जाना। तो रुपया पैसा में बढ़ोतरी होना, बढ़ जाना, क्या बोलेंगे, आर्थिक वृद्धि बोलेंगे। तो क्या इन दोनों में तुम्हें किसी भी प्रकार का अंतर दिख रहा है, डिफरेंस दिख रहा है? हमें तो नहीं दिख रहा है बच्चा, लेकिन कुछ अर्थशास्त्री हैं। अर्थशास्त्री बोलने का मतलब कि जो इकोनॉमी के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में अच्छे से पढ़े हैं, लिखे हैं, जानते हैं, तो उनके द्वारा बताए गए अंतर को इस वीडियो में देखने वाले हैं। इन दोनों के बीच हमें तो कोई अंतर नहीं दिख रहा है, लेकिन कुछ अर्थशास्त्री बुद्धिजीवी हैं जो इन दोनों के बीच अंतर बताए हैं, उन्हीं अंतर को देखने वाले हैं। यह क्वेश्चन बाबू 2023 में 2 नंबर में पूछा गया है। बच्चा आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया कि आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है। उत्तर में देखो, आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में कोई अंतर नहीं माना जाता है, यानी कि इन दोनों के बीच किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है बाबू। दोनों शब्द एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। यानी यहाँ पे ये बोल रहा है कि आर्थिक विकास की जगह आर्थिक वृद्धि का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आर्थिक वृद्धि की जगह पे आर्थिक विकास का प्रयोग कर सकते हैं। इन दोनों के बीच किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है, लेकिन कुछ अर्थशास्त्रियों के द्वारा इन दोनों के बीच अंतर बताए जाते हैं। लेकिन कुछ अर्थशास्त्री हैं बाबू। अर्थशास्त्रियों का मतलब बाबू जो लोग अच्छे से इकोनॉमी के बारे में जानते हैं, अर्थशास्त्र के बारे में पढ़े हैं, लिखे हैं, समझते हैं, उन्हें ही क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्री बोलते हैं। इनके द्वारा, अर्थशास्त्रियों के द्वारा बाबू आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि के बीच अंतर बताया गया है। इन्हीं अंतर को हम देखते हैं, समझते हैं। श्रीमती उर्सुला हिक्स के अनुसार, तो ये क्या है बाबू, इकोनॉमी के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में अच्छे से जाने हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, विशेषज्ञ हैं, यानी कि अच्छे तरीका से सिर्फ इकोनॉमी के बारे में ही पढ़े हैं। तो श्रीमती उर्सुला हिक्स के अनुसार आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग विकसित, यहाँ पे विकसित नहीं होगा, अविकसित होगा। अविकसित या विकासशील अर्थव्यवस्थाओं या देशों के लिए किया जाता है। इन्होंने कहा बाबू कि आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग अविकसित, अविकसित का मतलब वैसा देश जहाँ पे तरक्की उन्नति नहीं हुआ है, उस देश में स्वास्थ्य सेवा, परिवहन क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र में विकास, तरक्की उन्नति नहीं हुआ है, वहाँ के लोगों को स्वास्थ्य सेवा, परिवहन सेवा अच्छे से नहीं मिलता है, उसी को क्या बोलेंगे, अविकसित देश बोलेंगे। या विकासशील, विकासशील का मतलब बाबू उस देश में तरक्की उन्नति जारी है, तरक्की उन्नति विकास का काम चल रहा है, उसी को क्या बोलेंगे, विकासशील अर्थव्यवस्था या देश बोलेंगे। इन्होंने कहा बाबू कि आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग अविकसित देश के लिए जहाँ पे विकास नहीं हुआ है, या विकासशील जहाँ पे विकास चल रहा है, जारी है, जैसे अपना भारत देश बाबू, उसके लिए, उस देश के लिए प्रयोग किया जाता है आर्थिक विकास शब्द। जबकि आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग विकसित अर्थव्यवस्थाओं या देशों के लिए किया जाता है। कौन अर्थशास्त्री थे बाबू जिन्होंने कहा था कि आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए किया जाता है? तो श्रीमती उर्सुला हिक्स ने। विकसित का मतलब बाबू वैसा देश, वैसा कंट्री, वैसा राष्ट्र जहाँ पे विकास, तरक्की, उन्नति हो चुका है, उसी को क्या बोलेंगे, विकसित बोलेंगे। जिस देश में परिवहन क्षेत्र में विकास हो चुका है, तरक्की हो चुका है, वहाँ के लोग अगर इलाज कराने जाते हैं हॉस्पिटल में तो अच्छी सुविधा मिलती है, सड़क वगैरह में गड्ढा वगैरह नहीं है, अच्छे से सड़कों का निर्माण हुआ है, शिक्षा सभी लोगों को अच्छे से मिल रही है, तो उसी को क्या बोलेंगे, विकसित अर्थव्यवस्था या देश बोलेंगे। तो इसके लिए बाबू आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी देश में विकास, उन्नति, तरक्की हो चुका है और वहाँ के सरकार अपने देश में बाबू और विकास, उन्नति, तरक्की, लोगों को और अच्छे से सुविधा, स्वास्थ्य सेवा पहुँचा रहा है बाबू, तो क्या वह विकास में गिनती
वृद्धि किया जाएगा, विकास होगा उस देश में? नहीं, उस देश में क्या होगा? बढ़ोतरी होगा, वृद्धि होगा। जहाँ पे जिस देश में विकास तरक्की हो चुका है बाबू, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन क्षेत्र अच्छे से विकास हो चुका है, वहाँ के देश के सरकार और विकास कर रहे हैं, तो वह उस देश में विकास नहीं होगा, उस देश में क्या होगा? बढ़ोतरी होगा, वृद्धि होगा। तो इसीलिए आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग विकसित देश के लिए किया जाता है, विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए किया जाता है। जिस देश का विकास हो चुका है बाबू, उस देश में और विकास करेंगे तो आर्थिक वृद्धि होगा, बढ़ोतरी होगा। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया बच्चा कि आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग विकसित देश के लिए किया जाता है, जबकि आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग अविकसित या विकासशील देशों के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो सबसे पहले समझते हैं कि मिश्रित का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। मिश्रित का मतलब बच्चा मिक्स्ड, मिला हुआ, मिलावट। जैसे आप लोग दालमोट खाए होंगे, मिक्सचर खाए होंगे, उसमें क्या रहता है? दाल तला हुआ रहता है, ढेर सारा मसाला का उपयोग किया जाता है, बादाम का उपयोग किया जाता है। इन सारे सभी चीज़ों को मिला देते हैं तो किस चीज़ का निर्माण होता है? मिक्सचर का, दालमोट का निर्माण होता है। तो दालमोट में तला हुआ दाल, ढेर सारा मसाला और बादाम का उपयोग रहता है बाबू, सभी चीज़ एक साथ मिल जाता है तो दालमोट कहते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। तो इसमें क्या है? सभी चीज़ों का मिलावट है, मिक्स्ड है, मिला हुआ है। और अर्थव्यवस्था, तो अर्थव्यवस्था पिछले वीडियो में ही बताए थे बाबू क्या होता है। आप वीडियो नहीं देखें तो जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पे वीडियो मिल जाएगा। किसी भी देश में जितने भी सारे लोग रहते हैं बाबू, अपने परिवार को चलाने के लिए किसी न किसी प्रकार के काम करते होंगे। किसी के पिताजी शिक्षक होंगे, रेलवे में काम करते होंगे, मजदूर होंगे, किसी न किसी प्रकार से अपने आप के लिए, अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए, अपने परिवार की जीविका को चलाने के लिए किसी न किसी प्रकार के काम करते हैं। वहाँ से पैसा मिलता है, उससे अपने परिवार को चलाते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं? आर्थिक काम बोलते हैं, आर्थिक क्रिया बोलते हैं। अपने परिवार को चलाने के लिए जो भी काम करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? आर्थिक क्रिया बोलते हैं। तो देश में, किसी भी देश में जितने सारे आर्थिक क्रियाएं की जाती है बाबू, सभी आर्थिक क्रियाओं को एक साथ जोड़ देंगे तो उसी को क्या बोलेंगे? अर्थव्यवस्था बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित का मतलब मिला हुआ, और किसका मिश्रण? तो अर्थव्यवस्थाओं का मिश्रण। तो पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण को क्या बोलेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलेंगे। मिश्रण का मतलब मिला हुआ, एक से अधिक चीज मिल गया बाबू, तो इसी को क्या बोलेंगे? मिश्रण बोलेंगे। और अर्थव्यवस्थाओं का मिश्रण, देखो पृथ्वी पे जितने भी सारे देश है, सभी देश किसी एक अर्थव्यवस्था से चलाई जाती होगी। या तो उस देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से चल रहा होगा, या कोई देश समाजवादी अर्थव्यवस्था से चल रहा होगा, या तो मिश्रित अर्थव्यवस्था उस देश में होगा। अर्थव्यवस्था बच्चा 3 प्रकार के होता है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। इन्हीं तीनों अर्थव्यवस्था में से किसी एक अर्थव्यवस्था से जितने भी पृथ्वी पे देश है बाबू, उस देश को चलाई जाती होगी। मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि समाजवादी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता क्या है और समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है। पूंजीवादी का मतलब बाबू उत्पादन के संसाधनों पर किसका अधिकार हो? किसी निजी व्यक्ति का अधिकार हो। जैसे हम हो सकते हैं, आप हो सकते हैं। किसी भी देश में हम आप निर्णय ले सकते हैं बाबू कि उत्पादन कितना करना है, कितने सारे वस्तुओं को निर्माण करना है। तो उस देश में कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। यानी उत्पादन के संसाधन पर, यानी किसी देश में कितना वस्तुओं का उत्पादन करना है, निर्णय कौन लेगा? हम ले सकते हैं, आप ले सकते हैं। तो वहाँ पे कौन सी अर्थव्यवस्था से उस देश को चलाई जा रही है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से उस देश को चलाई जा रही है। दूसरा हो गया समाजवादी। समाजवादी का मतलब वैसा देश, वैसा कंट्री, वैसा अर्थव्यवस्था जहाँ पे जो भी चीजें, वस्तुओं का निर्माण होगा, कितना वस्तुओं का निर्माण होगा, कितना वस्तुओं को निर्माण किया जाएगा, यह कौन निर्णय लेगा, कौन तय करेगा बाबू? तो सरकार तय करेगी। जिस देश में, जिस अर्थव्यवस्था में, उस देश के सरकार निर्णय लेगी कि यहाँ पे कितना वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा, तो उसी को क्या बोलेंगे? समाजवादी अर्थव्यवस्था बोलेंगे। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। जैसे अपना भारत देश बाबू, यहाँ पे क्या है? सरकारी स्कूल भी देखने को मिलेगा, प्राइवेट स्कूल भी देखने को मिलेगा। सरकारी कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, यानी दोनों मिल करके इस अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं, उसी को क्या बोलेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलेंगे। तो क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। यह क्वेश्चन 2016 में पूछा गया बाबू, कितने नंबर में? 2 नंबर में। उत्तर में देखो, वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादकों के संसाधनों पर निजी व्यक्ति या सरकार का अधिकार होता है। यानी यहाँ पे ये बोल रहा है कि वैसा अर्थव्यवस्था, वैसा देश बाबू जहाँ पे किसी भी चीज का उत्पादन करना है, किसी भी वस्तु को उत्पादन करना है, जिस चीज से उस वस्तु को उत्पादन किया जाएगा उस पर किसका अधिकार होगा? तो निजी व्यक्ति और सरकार का होगा। यानी निजी व्यक्ति बोलने का मतलब हम हो सकते हैं, आप हो सकते हैं। सरकार बोलने का मतलब उस देश में जौन सा भी सरकार है उसका अधिकार होगा। तो बच्चा, जिस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है उस देश में कितना वस्तुओं का उत्पादन करना है, कितने सारे चीज़ों का निर्माण करना है, यह कौन तय करेगी? तो कोई निजी व्यक्ति, हम और आप कर सकते हैं, या फिर उस देश के सरकार कर सकता है। जैसे अपना भारत देश बाबू, यहाँ पे क्या है? मिश्रित
अर्थव्यवस्था, यहाँ पे कॉलेज का, स्कूल, कंपनी, फैक्ट्री वगैरह निजी भी देखने को मिलता है और सरकारी भी देखने को मिलता है। या तो हम चला सकते हैं, कोई निजी व्यक्ति चला सकता है, या इस देश के सरकार चलाता है। इन दोनों निर्णय लेगा बाबू कि इस देश में किसी भी कंपनी से कितना सामानों का उत्पादन करना है, कितना वस्तुओं का उत्पादन करना है, यह कौन निर्णय लेगा? हम ले सकते हैं या फिर देश के सरकार निर्णय ले सकता है। अधिकार किसका होता है? तो निजी व्यक्ति और सरकार का होता है। उसे ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता है। क्वेश्चन में ही बताएं बाबू कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में किस चीज का मिला हुआ रहता है? पूंजीवादी और समाजवादी। तो पूंजीवादी और समाजवादी के बारे में भी बताए थे। पूंजीवादी बोलने का मतलब वैसा देश, वैसा कंट्री जहाँ पे किसी निजी व्यक्ति निर्णय लेगा कि उस कंपनी में, किसी कंपनी में कितने सारे वस्तुओं का उत्पादन करना है और कितने दामों पे कहाँ पे बेचना है। कौन निर्णय लेगा? कोई निजी व्यक्ति लेगा, जैसे हम और आप ले सकते हैं। उसे ही क्या बोलते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। समाजवादी यानी वैसा देश, वैसा कंट्री जहाँ पे सरकार निर्णय लेगी बाबू, सरकार तय करेगी यहाँ पे इस देश में कितने सारे वस्तुओं का उत्पादन करना है और कितने दामों पे बेचना है, उसी को क्या बोलते हैं? समाजवादी बोलते हैं। तो इन दोनों मिल करके किसी भी अर्थव्यवस्था को क्या करता है? तरक्की करता है, उन्नति करता है। तो उसी को क्या बोलेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलेंगे। यानी पूंजीवादी और समाजवादी दोनों मिल करके किसी देश को चला रहा हो, उसी को क्या बोलेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलेंगे। जैसे अपना भारत देश, यहाँ पे प्राइवेट कारखाना और सरकारी कारखाना दोनों मिलेगा। किसी निजी व्यक्ति के द्वारा उद्योग को चलाया जाएगा तो या फिर सरकार के द्वारा चलाया जाएगा। दोनों मिल करके क्या करते हैं? देश को तरक्की की ओर, विकास की ओर ले जाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। लेकिन देश में जितने भी उपलब्ध संसाधन है उस पर किसका अधिकार होता है? तो सरकार का अधिकार होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, आर्थिक नियोजन क्या? सबसे पहले समझते हैं कि आर्थिक का मतलब क्या होता है, आर्थिक का मीनिंग क्या होता है। आर्थिक का मतलब बच्चों अर्थ, और अर्थ मतलब रुपया, पैसा, पूंजी, धन, दौलत। और नियोजन का मतलब प्लानिंग करना, योजना करना। तो रुपया, पैसा, पूंजी, धन, दौलत को लेकर के प्लानिंग करना, योजना करना, इसी को क्या बोलेंगे? आर्थिक नियोजन बोलेंगे। क्या बच्चा? रुपया, पैसा, पूंजी को अच्छे तरीक़ा से योजना बना करके, प्लानिंग कर करके इस्तेमाल करना, इसी को क्या बोलेंगे? आर्थिक नियोजन बोलेंगे। तो आर्थिक नियोजन करता कौन है? तो आर्थिक नियोजन देश के सरकार करते हैं बाबू। क्यों करते हैं? आप एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए कि छठ पूजा है। छठ पूजा में आपके मम्मी ने आपको 100 रुपया दिया कि जाओ बेटा छठ पूजा में मेला घूम करके चले आओ। तो आप रास्ते में जाते हुए सोचते हैं ना कि हमें जितना भी छठ पूजा मेला में जितना भी चीज़ें बिक रही है, सारे के सारे चीज़ें खानी है। तो 100 रुपया है आपके पास, और रास्ते में जाते हुए सोचते हैं कि हमें 20 का चाउमीन खाना है, 20 का चाट खाना है, 10 का आइसक्रीम खाना है, 10 का फुचका खाना है। जितने भी सारे चीज़ें मेला में बिक रही है बाबू, सारे के सारे चीज़ें खा लेनी है, थोड़ा थोड़ा सा ही क्यों ना खाएं। तो आप योजना बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं कि जितना भी चीज़ें मेला में बिक रही है हमें 100 रुपया में ही खा लेना है। आपके पास 100 रुपया है बाबू, तो आप इतना प्लानिंग करते हैं, इतना योजना बनाते हैं कि हमें सारा का सारा चीज़ खा लेना है। तो बताइए, देश के सरकार के पास अरबों खरबों रुपया है, तो क्या हुआ? अपना पैसा कहीं पे इस्तेमाल करेगी, कहीं पे लगाएगी बाबू, तो वह प्लानिंग नहीं करेगी। ऐसे ही कहीं पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर देगी? नहीं ना, ऐसा तो नहीं होता है। तो देश के सरकार बाबू योजना बना करके रुपया, पैसा, पूंजी, धन, दौलत को खर्चा करेगी, उसी को क्या बोलेंगे? आर्थिक नियोजन बोलेंगे। तो उत्तर में बारीकी से समझ लेते हैं। यह क्वेश्चन 16 में, 18 में, 21 में, 22 में कि 2 नंबर में पूछा गया। समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 बार पूछा गया है, 16, 18, 21, 22। हो सकता है कि 26 में भी पूछ दे। तो आर्थिक नियोजन क्यों अनिवार्य है? क्योंकि देश के सरकार का पैसा पूंजी बर्बाद न हो जाए। कहीं पे हम सोच करके पैसा नहीं लगाएंगे, कहीं पे हम प्लानिंग करके पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो क्या हम सही तरीका से किसी भी काम को कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। वहाँ पे पैसा भी खर्च हो जाएगा और कोई भी काम पूरा नहीं होगा। तो देश के सरकार योजना क्यों बनाती है? क्योंकि सही तरीके से, सही ढंग से देश की अर्थव्यवस्था का विकास हो, तरक्की हो। उत्तर में देखो, एक सीमित समय में, यानी कि एक निश्चित किया हुआ समय में किसी देश या अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का नियोजित करके इस्तेमाल करना, उपयोग करना आर्थिक नियोजन कहते हैं। एक सीमित समय में, यानी एक निश्चित किया हुआ समय में, फिक्स्ड समय में किसी देश या अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधन, किसी देश में बाबू जितने भी सारे उपलब्ध संसाधन है, संसाधन बोलने का मतलब मानव के उपयोग में जो भी चीजें आ जाए उसी को क्या बोलते हैं? संसाधन बोलते हैं। जैसे हम लोग मानव है, व्यक्ति हैं, हमारे उपयोग में जो भी चीजें चलाए, कलम, कॉपी, किताब हमारे इस्तेमाल में, उपयोग में चलाए, सोने के लिए चौकी, बेड का इस्तेमाल करते हैं, तो यह क्या हो गया? हमारे लिए संसाधन हो गया। तो जो भी हमारे इस्तेमाल, उपयोग में चला है, जरूरत में चला है, उसी को क्या बोलेंगे? संसाधन बोलेंगे। तो किसी देश में जितने भी उपलब्ध संसाधन है उसको क्या करना? नियोजित ढंग से, नियोजित कर करके, योजना बना करके, प्लानिंग कर करके इस्तेमाल करना, उपयोग करना,
उसी को क्या बोलेंगे, आर्थिक नियोजन बोलेंगे। आपने सुना होगा, देखा होगा बाबू कि सरकार के द्वारा योजना निकलता है कि हमें 5 सालों में रोड के द्वारा एक शहर को दूसरे शहर के साथ जोड़ देना है। तो 5 साल यहाँ पे क्या हो गया, एक सीमित समय हो गया, एक निश्चित समय हो गया, फिक्स्ड समय हो गया। एक शहर को दूसरे शहर के साथ रोड के द्वारा जोड़ देना, तो रोड क्या हो गया बाबू, हमारे लिए, हम मानव के लिए क्या हो गया, संसाधन हो गया, क्योंकि रोड का इस्तेमाल करके हम जल्दी से कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। जैसे बच्चा अपने गांव से शहर की ओर जाते हैं तो वह रोड कच्चा है, तो क्या करती है सरकार, पक्का कर देती है, रोड बना देती है पत्थर उथर का, तो आपको जाने में मोटरसाइकिल से, साइकिल से सुविधा मिलता है। कच्ची रास्ता से जाने में जहाँ 20 मिनट लगता था बाबू, आप पक्की रास्ता से 5 मिनट में चले जा रहे हैं। तो क्या आपका विकास नहीं हो रहा है? तो क्या यह रोड आपके लिए संसाधन नहीं हुआ? जरूर हुआ, बिल्कुल हुआ। तो इसको बनाने में जितने भी संसाधन थे उसका इस्तेमाल किया गया। रोड को बनाने में पत्थर, सीमेंट, छड़ी, गिट्टी का इस्तेमाल किया गया। तो यह क्या है बाबू, संसाधन है। तो इन संसाधनों का उपयोग कर करके एक निश्चित समय में योजना बना करके प्लानिंग के तहत उन्नति करना, विकास करना, इसी को क्या बोलते हैं, आर्थिक नियोजन बोलते हैं। तो आर्थिक नियोजन का सीधा सिंपल सा मतलब में समझे तो किसी देश में, किसी राष्ट्र में जितना भी संसाधन है बाबू, जितना भी उपलब्ध संसाधन है उसको नियोजित कर करके एक फिक्स्ड समय में, एक निश्चित समय में योजना बना करके देश का उन्नति करना, तरक्की करना, लोगों का विकास करना, इसी को क्या बोलते हैं, आर्थिक नियोजन बोलते हैं। आर्थिक नियोजन का उद्देश्य राष्ट्र की विकास दर को बढ़ाना आदि है। आर्थिक नियोजन का क्या लक्ष्य है बाबू, तो देश के विकास दर को बढ़ाना, यानी कि जल्दी से जल्दी देश को तरक्की की ओर, विकास की पथ पर ले जाना है। यही है आर्थिक नियोजन। किसी देश में जितना भी उपलब्ध संसाधन है बाबू, इसको योजना बना करके एक निश्चित समय में इस्तेमाल करना, ताकि क्या हो, लोगों का विकास हो, उन्नति हो, देश का तरक्की हो, इसी को क्या बोलते हैं, आर्थिक नियोजन बोलते हैं। यह क्वेश्चन 16, 18, 21, 22 में पूछा है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, सतत विकास क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं कि सतत और विकास का अर्थ, मीनिंग क्या होता है। सतत का मतलब बच्चों लगातार, निरंतर चलता रहे, और विकास का मतलब उन्नति, तरक्की करना। तो वैसा विकास, वैसा उन्नति जो लगातार निरंतर चलता रहे, उसी को क्या बोलते हैं, सतत विकास बोलते हैं। यानी सतत विकास का मतलब लगातार विकास होता रहे, मतलब अभी तो विकास हो ही, इसके साथ साथ भविष्य में भी विकास होता रहे, उसी को क्या बोलते हैं, सतत विकास बोलते हैं। क्या है, इसको परिभाषित करना है बच्चा। यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। कितने नंबर में, 2 नंबर में। उत्तर में देखो, सतत विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, प्रक्रिया का मतलब प्रोसेस, तरीका। सतत विकास एक ऐसा प्रक्रिया है, ऐसा तरीका है जो आगे आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए वर्तमान की आवश्यकताओं के अनुसार संसाधनों का इस्तेमाल करना सतत विकास कहा जाता है। जो आगे आने वाली पीढ़ी, यानी कि जो अपने बाल बच्चे बुतरू हैं बच्चों, जो फ्यूचर में, भविष्य में बच्चे पैदा होने वाले हैं, उनको ध्यान में रखते हुए वर्तमान में आवश्यकता के अनुसार, वर्तमान का मतलब अभी जो समय चल रहा है, आवश्यकता के अनुसार मतलब जरूरत के अनुसार संसाधनों का इस्तेमाल करना। यानी जो समय अभी चल रहा है बाबू, जो समय में अभी लोग जिंदा हैं, जैसे हम हो गए, आपके पिताजी हो गए, क्या है, वर्तमान समय में जीवन जी रहे हैं, हमें जितनी संसाधन की आवश्यकता है हम उतना ही संसाधन का इस्तेमाल करें, उतना ही संसाधन का उपयोग करें, ताकि क्या हो, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए यह संसाधन बचा रहे, ताकि उनका भी विकास हो। जैसे आप इस प्रकार से समझिए, मान लीजिए कि हमें 5 किलो कोयला से ही काम चल रहा है और वहाँ पे हम 10 किलो कोयला का इस्तेमाल कर दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, 5 किलो कोयला फालतू में उपयोग हो रहा है, फालतू में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यह क्या है, अनावश्यक इस्तेमाल है। और आप जानते हैं कि कोयला, पेट्रोलियम, गैस, जितने भी पृथ्वी पे ये सब सारे चीज़ है बाबू, जो सीमित संसाधन है, एक बार अगर इन सबको उपयोग कर लेंगे, बनने में करोड़ों वर्ष लग सकते हैं, लाखों वर्ष लग सकते हैं। इसीलिए इन संसाधनों को आगे आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए इन संसाधनों को इस्तेमाल करना है, फालतू में इस्तेमाल ना करें। जहाँ पे 5 किलो कोयला से काम चल रहा है, वहाँ पे हम 10 किलो कोयला का उपयोग क्यों करें, 5 किलो कोयला फालतू का इस्तेमाल हो जाएगा। यानी इन संसाधनों का, यानी कोयला, पेट्रोलियम, गैस का इस्तेमाल इस प्रकार से करें बाबू कि वर्तमान वाली पीढ़ी की आवश्यकता भी पूरी हो जाए, जो अभी हम लोग हैं, हमारा ज़रूरत भी पूरा हो जाए, और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, यानी हमारे जो बाल बच्चे बुतरू होंगे, उनका भी आवश्यकता पूरा हो जाए, उनका भी विकास हो, उसी को क्या बोलते हैं, सतत विकास बोलते हैं। आप इस प्रकार से सोच कर देखिए ना बच्चों, अभी आपके लिए संसाधन कितना जरूरी है, उतना ही आगने वाली पीढ़ी, यानी भावी पीढ़ी के लिए भी संसाधन जरूरी है। जैसे आज आपके लिए पानी कितना जरूरी है, उतना ही आने वाली पीढ़ी के लिए भी जरूरी होगा। जैसे आज आप पानी पीना 1 सप्ताह बंद कर देंगे, आपको 1 सप्ताह पानी नहीं मिलेगा, तो आप मर जाइएगा, आप
आप जीवित नहीं रह पाइएगा। तो क्या आने वाली पीढ़ी यानी हमारे जो बाल बच्चे बुतरू होंगे, जो भविष्य में बच्चे होंगे, उनको अगर पानी नहीं मिलेगा तो क्या वह जीवित रह पाएंगे? नहीं जीवित रह पाएंगे। तो उनके लिए भी जल संसाधन क्या है बाबू? जरूरी है। तो जल संसाधन, कोयला, पेट्रोलियम, गैस, जितने भी सीमित संसाधन है उसका इस्तेमाल इस प्रकार से करें बाबू, ताकि हमारा भी आवश्यकता पूरी हो जाए और भविष्य के लिए भी वह क्या हो, बचा रहे, ताकि क्या उनका भी विकास होता रहे, भावी पीढ़ी का भी विकास होता रहे। यह 2022 में 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था बाबू। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, सतत विकास क्यों आवश्यक है? तो सबसे पहले सतत विकास का अर्थ समझते हैं। सतत बच्चों लगातार, जो निरंतर चलता रहे, जो लगातार चलता रहे, निरंतर चलता रहे। और विकास का मतलब उन्नति, तरक्की। तो वैसा विकास, वैसा उन्नति, तरक्की जो लगातार चलता रहे, मतलब अभी तो हो ही, अभी तो हमारा विकास चलता रहे, इसके साथ साथ भविष्य में भी विकास होता रहे, इसी को क्या बोलते हैं? सतत विकास बोलते हैं। क्यों आवश्यक है? तो सतत विकास क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है, हमें इस क्वेश्चन में बताना है। यह क्वेश्चन 2024 में बाबू कितने नंबर में? 2 नंबर में पूछा गया है। उत्तर में देखो, प्राकृतिक संसाधन। तो सबसे पहले समझते हैं कि संसाधन का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। बच्चों, पृथ्वी पर पाए जाने वाले वे सारी चीजें, वे सारे वस्तुएं जो मानव के इस्तेमाल में चला है, उसी को क्या बोलते हैं? संसाधन बोलते हैं। और यहाँ पे पूछ रहा है प्राकृतिक संसाधन, तो वैसा संसाधन, वैसा चीजें, वैसे वस्तुएं जो हम मानव के द्वारा निर्माण नहीं किया गया हो, क्या हो, वह प्राकृतिक का देन हो। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, गैस, पानी, क्या हम लोग मानव निर्माण कर सकते हैं? नहीं बच्चों, वह प्राकृतिक के द्वारा दिया गया है। इसी को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं। अत्यधिक उपयोग, अत्यधिक उपयोग का मतलब ज्यादा उपयोग। तो प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग मतलब जो प्राकृतिक संसाधन है, कोयला, पेट्रोलियम, गैस, पानी वगैरह, इस सब का ज्यादा उपयोग करना। और तकनीकी प्रयोग के कारण पर्यावरण प्रदूषित अधिक हो रहा है। तकनीकी प्रयोग का मतलब बच्चों टेक्नोलॉजी, जैसे टेक्नोलॉजी के द्वारा बम तम बनाया जाता है, तो उसका परीक्षण करना, बम को फोड़ करके देखना, देखेंगे तो उससे अनेक प्रकार के हानिकारक गैस निकलेगी बच्चों, जो मानव को क्या करेगा? बीमार करेगा। जो सजीव लोग हैं बाबू, जो जिसमें जान है, उसको क्या करेगा? हानि पहुंचाएगा। तो इसका उपयोग यानी तकनीकी उपयोग, टेक्नोलॉजी का उपयोग कम करें। अगर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे बच्चों, तो अपने वातावरण में रेडिएशन फैलेगा, जिससे क्या होगा? प्रदूषित होगा, जिससे चिड़िया मर जाती है। तो बम का परीक्षण करेंगे तो क्या होगा? वातावरण में अपना क्या होगा? अनेक प्रकार की हानिकारक गैस निकलेगी, जो मानव को, जो सजीवों को हानि पहुंचाएगा, जिससे क्या होगा? प्रदूषण होगा, पर्यावरण प्रदूषण फैलेगा अपने पृथ्वी पे। तो प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग, अगर कोयला, पेट्रोलियम का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और तकनीकी प्रयोग का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे बाबू, तो पर्यावरण क्या होगा? प्रदूषित होगा। तो सतत विकास क्यों जरूरी है, मतलब लगातार विकास क्यों जरूरी है? अगर इस तरीका से हम पर्यावरण को लगातार प्रदूषित करते चले जाएंगे बाबू, तो कुछ समय बाद पृथ्वी पे जीवन संभव नहीं हो पाएगा, जीवित लोग नहीं रह पाएंगे। तो ऐसा विकास जो जारी रहे, जो टिकाऊ रहे, यानी वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ आने वाली पीढ़ी, जो हमारे बाल बच्चे बुतरू होंगे, जो भविष्य में बच्चे होंगे, उनके लिए भी यह पृथ्वी को क्या किया जाए? अच्छे से सुरक्षित रखा जाए, ज़्यादा प्रदूषित अभी नहीं किया जाए। वर्तमान पीढ़ी क्या कर रहे हैं? पृथ्वी को ज़्यादा प्रदूषित कर रहे हैं प्राकृतिक संसाधन का इस्तेमाल करके, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। तो क्या होगा? आगे आने वाली पीढ़ी, जो हमारे बाल बच्चे बुतरू होंगे, उनके लिए यह पृथ्वी सुरक्षित नहीं रहेगा। यह क्या हो जाएगा? यह पृथ्वी प्रदूषित हो जाएगा, वे ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाएंगे। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए सतत विकास जरूरी है, आवश्यक है। तो इसीलिए बच्चों, पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोकने के लिए क्या करना होगा? हमें अत्यधिक प्राकृतिक संसाधन का इस्तेमाल नहीं करना होगा, टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, ताकि क्या हो? आगे आने वाली पीढ़ी के लिए यह पृथ्वी प्रदूषित ना रहे, सुरक्षित रहे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, आधारभूत संरचना या आधारिक संरचना से आप क्या समझते हैं? तो आधारभूत संरचना या आधारिक संरचना का मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है, हम ये पहले समझेंगे। तो सबसे पहले आधारभूत, आधारभूत में देखो बच्चा, आधार छुपा है, और आधार का मतलब बेब, पिलर को क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। जैसे कहीं पे आप देखे होंगे, किसी का घर बन रहा होता है, तो नीचे क्या देता है? घर के नीचे जमीन पे मोटा मोटा पिलर का निर्माण करते हैं, बेस का निर्माण करते हैं, जिससे क्या हो? घर 10-15 मंजिला तक ऊपर जा सके। देखे हैं ना, घर के नीचे जमीन पे पिलर का निर्माण होता है, बेस बनाया जाता है, तब घर बनाया जाता है, तो उस पे घर टिका हुआ रहता है। तो उसी को क्या बोल दिए? घर का आधार बोल दिए। और यहाँ पे संरचना, संरचना का मतलब बाबू आकार, बनावट, तंत्र। और उस पिलर का, आधार का जो बनावट होता है, जो ढांचा होता है, उसी को क्या बोल दिए बाबू? संरचना बोल दिए। आप मानव शरीर के उदाहरण लेकर के समझ सकते हैं बाबू कि आधारभूत संरचना क्या होता है। तो सबसे पहले बाबू, अपना मानव शरीर किस पे टिका होता है, किस पे जिंदा है? तो किडनी, पेट, मुंह,
मुंह, जीभ है, दिमाग पर जिंदा है बाबू। अगर ये सारी चीजें अपने शरीर में नहीं रहेगी, किडनी, पेट, लीवर, छोटी आंच, बड़ी आंच, जीभ, दांत, दिमाग नहीं रहेगा बाबू, तो क्या अपना मानव शरीर जीवित रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। खून को साफ कौन करेगा? खाना को कौन पचाएगा? ये सब सारी चीजें जरूरी है अगर मानव शरीर को जिंदा रहना है तो ये सब क्या हो गया? आधार हो गया। किसका? तो मानव शरीर का आधार हो गया। और इन सब का किसी न किसी प्रकार का आकार होगा, बनावट होगा। तो इन सब को मिला करके, जैसे किडनी, पेट, अतरी, छोटी आंच, बड़ी आंच, 2 पैर हो गया, 2 हाथ हो गया, नाक हो गया, मुंह हो गया, माथा हो गया, ये सब सारी चीजें मिला करके एक संरचना का निर्माण कर लेता है। तो इसी को क्या बोलते हैं? मानव शरीर का संरचना बोलते हैं, मानव का बनावट बोलते हैं। इसी प्रकार से बच्चा, किसी भी देश के विकास के लिए उस देश का क्या क्या नींव है, क्या क्या पिलर है, जिसपे कोई भी देश टिका हुआ है, उसी को क्या बोलेंगे? आधारभूत बोलेंगे। और उनका कोई ना कोई संरचना होगा। क्या कोई देश एक चीज पर टिका होगा बाबू? कोई एक आधार होगा? इतना बड़ा देश है, कोई एक चीज से चल सकता है? नहीं ना। तो बहुत सारा आधार हो सकता है, बहुत सारा पिलर, बहुत सारा नींव हो सकता है। तो उन सारी पिलर, सारे नींव को मिला करके क्या होता है? एक संरचना का निर्माण होता है, एक बनावट का निर्माण होता है। इसी को क्या बोलते हैं? आधारभूत संरचना बोलते हैं। यानी कि आधारभूत संरचना का मतलब समझे तो देश को चलाने में, देश को चलने में नींव होगा, पिलर होगा, किसी न किसी प्रकार का आधार होगा। जैसे घर का आधार होता है, अपना मानव शरीर का आधार होता है, उसी प्रकार से किसी भी देश को चलने के लिए नींव आधार होता है। उन आधार का, उन नींव का, उन पिलर का जो संरचना होता है बाबू, जो तंत्र होता है, जो बनावट होता है, उसी को क्या बोलते हैं? आधारभूत संरचना बोलते हैं, या फिर आधारिक संरचना बोलते हैं। आधारभूत संरचना को ही क्या बोलते हैं? आधारिक संरचना बोलते हैं। से आप क्या समझते हैं? इससे आप क्या समझते हैं? इसको परिभाषित करना है। यह क्वेश्चन 2016 में, 19 में, 21 में 2 नंबर में पूछा गया है। यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलो बच्चा, उत्तर में बारीकी से इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। उत्तर में देखो, बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग 2 बार लिखा गया, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि देश के आर्थिक विकास का आधार है। जैसे बिजली का उत्पादन बच्चा, जैसे हम लोग पंखा, कूलर, एसी चला रहे हैं, किस चीज़ से चला रहे हैं? बिजली से चला रहे हैं। अगर देश में बिजली नहीं रहेगा तो बड़ा बड़ा मशीनें नहीं चलेगी, बड़ा बड़ा मशीनें नहीं चलेगी तो बाबू वस्तुओं का उत्पादन कंपनी में, फैक्ट्री में नहीं हो पाएगा। परिवहन नहीं रहेगा किसी देश के पास तो एक जगह से दूसरे जगह जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, परेशानी होगा, समय पे नहीं पहुंच पाएंगे। संचार का मतलब बाबू, जैसे आप बात करते हैं ना अपने मोबाइल से, वही क्या हो गया? संचार हो गया। बैंकिंग का मतलब बाबू, जो आपका पैसा जमा रखता है और समय समय पे लोगों को क्या करता है? लोन देता है। और स्कूल, कॉलेज क्या करता है बाबू? अपने देश के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करता है। और अस्पताल, अगर आप बीमार पड़ गए तो आप कहाँ पे इलाज करवाने जाते हैं? तो अस्पताल में इलाज करवाने जाते हैं, हॉस्पिटल में। आदि देश के आर्थिक विकास का आधार है। ये सब सारी चीजें बाबू क्या है? किसी भी देश के आर्थिक विकास का आधार है। तो आर्थिक विकास क्या होता है? आर्थिक का मतलब बाबू अर्थ, और अर्थ मतलब रुपया, पैसा, पूंजी, धन दौलत। अब विकास का मतलब उन्नति करना, तरक्की करना। तो किसी भी देश में जितने भी उपलब्ध संसाधन है बाबू, उन संसाधनों का उपयोग एक निश्चित समय में करे, एक फिक्स्ड समय में करे, ताकि क्या हो? उस देश का तरक्की हो, उन्नति हो। उसी को क्या बोलते हैं? आर्थिक विकास बोलते हैं। तो देश के विकास के लिए, उन्नति के लिए, तरक्की के लिए जो काम किया जाता है बाबू एक निश्चित समय में, उसी को क्या बोलेंगे? आर्थिक विकास बोलेंगे। तो देश के आर्थिक विकास के लिए, यानी अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास के लिए बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, ये सब सारी चीजें क्या है बाबू? आधार है, नींव है, पिलर है। अगर ये सभी चीज नहीं रहेगा किसी देश में तो वह देश का विकास, तरक्की, उन्नति नहीं हो पाएगा। और इन सब जो मिल करके एक संरचना का निर्माण हो जाता है बाबू, ये सब क्या है? आधार है किसी देश के लिए। और ये सारी चीजें मिल करके एक संरचना का निर्माण हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? आधारभूत संरचना बोलते हैं, या आधारिक संरचना बोलते हैं। इसे इंग्लिश में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसपे कोई भी देश टिका हो। किसी देश का आधार क्या है? तो बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल आदि वगैरह, ये सब क्या है बाबू? इस पे किसी देश या कोई भी अर्थव्यवस्था टिका हुआ है। ये सब सारी चीजें किसी देश में अच्छे तरीका से काम करेगी, अच्छा रहेगा तो वह देश क्या करेगा? विकास करेगा, उन्नति, तरक्की करेगा। आगे देखो, जिस देश का आधारभूत संरचना जितना अधिक मजबूत होगा वह देश उतना ही तेजी से विकास करेगी। सिंपल सी बात है, जिस देश में बिजली का उत्पादन अच्छा रहेगा, समय समय पे लोगों को बिजली मिलेगा, परिवहन सेवा अच्छा रहेगी बाबू, कम समय में एक जगह से दूसरे जगह पहुंच सकते हैं, संचार ठीक रहेगा, तुरंत ही फोन लगाएं और कहीं पे हम अपना सूचना पहुंचा दें दूसरे जगह, स्कूल, लोगों की शिक्षा अच्छा मिले, कॉलेज, अस्पताल, लोगों का इलाज अच्छे ढंग से हो, तो क्या करेगा? वह देश तेजी से विकास करेगा, तेजी से उन्नति करेगा,
बहुत जल्दी ही तरक्की की ओर बढ़ जाएगा। तो जिस देश का आधारभूत संरचना अच्छा होगा, मजबूत होगा, बेहतर होगा, वह देश उतना ही तेजी से विकास करेगी। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ने वाले हैं, आर्थिक आधारभूत संरचना का क्या महत्व है, यानी कि क्या योगदान है। तो सबसे पहले समझेंगे बाबू, आर्थिक का मतलब क्या होता है। आर्थिक का मतलब अर्थ, और अर्थ मतलब रुपया, पैसा, पूंजी, धन, दौलत। उसके बाद समझते हैं आधारभूत। आधारभूत में देखो बच्चा, आधार छुपा हुआ है, और आधार का मतलब बेस, नींव, पिलर को क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। जैसे आप कहीं पे घर बनते हुए देखे होंगे, जहाँ पे क्या होता है, नीचे जमीन पे पिलर दिया जाता है। तो इसी प्रकार से कोई देश, कोई अर्थव्यवस्था चल रहा है बाबू, विकास कर रहा है, तो उसका कुछ न कुछ आधार होगा, कुछ न कुछ बेस होगा उस देश का, तब तो वह देश उस पे टिका हुआ है, तरक्की उन्नति कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो बाबू, सड़क हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया, सेवा हो गया, हॉस्पिटल हो गया, शिक्षा हो गया, ये सब क्या है, इस पे देश टिका हुआ है। कोई भी अर्थव्यवस्था चलता है, अगर आपके शहर में सड़क वगैरह नहीं रहेगा बाबू, तो आप एक जगह से दूसरे जगह क्या आसानी से जा सकते हैं? नहीं। आप जा भी सकेंगे तो बहुत सारा दिक्कत होगा, परेशानी होगा, बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो इसी प्रकार से बाबू, किसी भी देश के हर एक शहर में बैंक नहीं रहेगा तो क्या लोगों का पैसा सुरक्षित रह पाएगा? जब लोगों को समय पे, व्यक्तियों को समय पे पैसा का जरूरत होगा तो कहाँ से प्राप्त करेंगे? बैंक नहीं रहेगा। तो बैंक ही तो लोगों को लोन देता है विकास करने के लिए, तरक्की करने के लिए। तो बैंक भी क्या है, जरूरी है, आधार है किसी देश का। अस्पताल, अगर उस देश के लोग, जनता लोग बीमार पड़ेंगे तो कहाँ पे दिखाने जाएंगे, कहाँ पे इलाज करवाएंगे? नहीं इलाज करवा पाएंगे तो वे ज़्यादा दिन तक नहीं जीवित रहेंगे, तो उस देश का क्या होगा, विकास उन्नति नहीं होगा। तो ये सब क्या है बाबू, आधार है किसी देश का। और संरचना, और इन सब मिल करके जो बनावट, जो तंत्र बनता है, इसी को क्या बोलते हैं, संरचना बोलते हैं। जैसे बैंकिंग, संचार, सेवा, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब सारा मिल करके एक ढांचा का निर्माण करता है, एक तंत्र का, बनावट का निर्माण करता है, उसी को क्या बोलते हैं, संरचना बोलते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है आर्थिक आधारभूत संरचना। आर्थिक का मतलब बच्चा अभी बताया, रुपया, पैसा, पूंजी, धन, दौलत। तो रुपया, पैसा, पूंजी, धन, दौलत का किसी देश के आधार में, नींव, पिलर पर कोई भी देश टिका है, जिस पर देश टिका है, जिस पे देश चल रहा है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, सेवा, ये सब पर क्या हो रहा है बाबू, कोई भी देश चल रहा है। तो इसमें आर्थिक पूंजी का क्या योगदान है, क्या महत्व है, ये बताना है यह क्वेश्चन में। आर्थिक का मतलब रुपया, पैसा, पूंजी का किसी भी देश के आधार के संरचना में, नींव, पिलर के संरचना में बाबू क्या योगदान है, क्या महत्व है, ये बताना है। यह क्वेश्चन 2015 में, 19 में 2 नंबर में पूछा गया है। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। इससे बेहतर तरीका से उत्तर को समझेंगे। उत्तर में देखो, आर्थिक आधारभूत संरचना का तात्पर्य, तात्पर्य का मतलब बच्चा अर्थ, मीनिंग, मतलब। तो यहाँ पे आर्थिक आधारभूत संरचना का क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है, ये बोल रहा है। तो आर्थिक आधारभूत संरचना का तात्पर्य वैसे सुविधाओं एवं सेवाओं से। सुविधाओं एवं सेवाओं का मतलब एक ही होता है बच्चा, सुविधा और सेवा का मतलब सेम होता है बच्चों, दोनों का अर्थ एक होता है। जैसे बाबू आप एक उदाहरण से समझिए, मान लीजिए कि पटना से आपको गया जाना है, तो ट्रेन से जाते हैं, तो ट्रेन पर आप चढ़ते हैं, ट्रेन आपको पहुंचा देती है गया। ट्रेन वाला आपको सुविधा दे रहा है, सेवा दे रहा है, यहाँ पे कोई भी वस्तु का उत्पादन करके नहीं दे रहा, तो यह क्या हो गया, सेवा हो गया, सुविधा हो गया। जैसे बैंक वाला बाबू आपके पैसे को सुरक्षित रखता है, और समय समय पर आपको जब पैसे की जरूरत होती है तो आपको बैंक वाला पैसा भी देता है। तो आगे बोल रहा है, जैसे बैंकिंग, संचार, परिवहन, ऊर्जा इत्यादि, ये सब क्या है बाबू, सुविधा एवं सेवा है। ये सब किसी भी प्रकार के वस्तु का उत्पादन करके नहीं देता है। बैंक वाला वस्तु उत्पादन करके नहीं देगा, संचार वाला का वस्तु उत्पादन करके देता है। जियो, एयरटेल वाला सिम बाबू किसी भी प्रकार के वस्तु उत्पादन करके देता है, नहीं ना। आप जियो का सिम रिचार्ज कीजिए और अपने दोस्तों तक बतियाइए, अपने फैमिली, नाना नानी तक बतियाइए बाबू। जियो वाला सिम किसी भी प्रकार का वस्तु उत्पादन करके नहीं देता है, सुविधा देता है, सेवा देता है। परिवहन भी क्या है, सुविधा दे रहा है, सेवा दे रहा है, वस्तु का उत्पादन नहीं करेगा। ऊर्जा भी क्या है बाबू, सेवा देगा, सुविधा देगा, वस्तु का उत्पादन नहीं देगा। आप बिजली से बाबू घर में मोबाइल चार्ज करते हैं, पंखा चलाते हैं, तो वस्तु उत्पादन तो नहीं हो रहा है, क्या मिल रहा है, सुविधा सेवा
बढ़ावा मिल रहा है। बैंकिंग, संचार, परिवहन, ऊर्जा किसी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भूमिका निभाना का मतलब योगदान करना, मदद करना। बैंकिंग, संचार, परिवहन इत्यादि बाबू ये सब क्या करती है, किसी देश को अगर विकास करना है, तरक्की उन्नति करना है तो ये सब क्या करती है, सहयोग करती है, मदद करती है, जो किसी देश के आर्थिक उन्नति में इनके विकास पर निर्भर करती है। इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में ही बताया था बाबू कि आर्थिक विकास क्या होता है, यानी कि आर्थिक उन्नति, तरक्की क्या होता है। जब किसी देश में एक लंबे समय में उस देश का रुपया, पैसा, पूंजी बढ़ते चला जाता है बाबू, तो उसी को क्या बोलते हैं, आर्थिक उन्नति या आर्थिक विकास बोलेंगे। तो आर्थिक उन्नति, आर्थिक विकास किस पे डिपेंड करता है, तो उस देश के आर्थिक आधारभूत संरचना पर डिपेंड करता है। जिस देश का आर्थिक आधारभूत संरचना अच्छा होगा, बेहतर होगा, अच्छे से काम होगा, जैसे आप अस्पताल में गए और आपको आधा घंटा में इलाज हो गया, आप बैंक में गए, आपका काम जल्दी से हो गया, आपको एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो आप परिवहन से यानी कि रोड के वगैरह तुरंत चले गए। तो ये सब क्या हो गया, ये सब जिस देश में बेहतर होगा, आर्थिक आधारभूत संरचना बेहतर होगा, उस देश का आर्थिक उन्नति उतना ही तेजी से होगा, उस देश का आर्थिक विकास तेजी से होगा। यह किस पे डिपेंड करता है, आर्थिक उन्नति किसी देश का, तो आर्थिक आधारभूत संरचना पर डिपेंड करता है। जिस देश का आधारभूत संरचना जितना विकसित होगा, उस देश का उतना ही तेजी से विकास, तरक्की करेगा। सिंपल सी बात है, जिस देश में ये सब सारी चीज़ें बेहतर होगी, अच्छे ढंग से काम करेगा, उस देश का उतना ही जल्दी, उतना ही तीव्र गति से उस देश का क्या होगा, विकास करेगा, तरक्की करेगा। तो आर्थिक आधारभूत संरचना सिंपल सा क्वेश्चन है बाबू, इसका क्या योगदान है, क्या महत्व है, एकदम ईजी है। आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि किसी देश का कुछ न कुछ आधार होता है, नींव होता है, जिस पर वह देश टिका होता है, उसी को क्या बोलेंगे, आर्थिक आधारभूत संरचना बोलेंगे। और उस देश के आर्थिक आधारभूत संरचना को जितना हम बेहतर करेंगे, जितना अच्छा तरीका से किसी देश में काम होगा, तो उस देश का आर्थिक उन्नति यानी कि आर्थिक विकास उतना तेजी से होगा। बोलने का मतलब वहाँ का अस्पताल बेहतर हो जाएगा, सड़क वगैरह, परिवहन, संचार अच्छा हो जाएगा, तो वह देश उतना ही तेजी से विकास करेगा, तरक्की करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, मानव विकास सूचकांक। तो मानव का मतलब बाबू हम मनुष्य, व्यक्ति, लोग, और विकास का मतलब उन्नति करना, तरक्की करना, यानी पहले से बेहतर हो जाना, अच्छा हो जाना। सूचकांक का सूचक, सूची, आंकड़ा, लिस्ट को क्या बोलते हैं, सूचकांक बोलते हैं। तो मानव विकास सूचकांक, जैसे बच्चों आपके गांव में सरकारी लोग आता है सर्वे करने, आपसे पूछता है कि आपके पास कितने मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, बंगला है कि नहीं है, आपका घर कैसा है, पक्का है कि कच्चा है, आपके पिताजी क्या करते हैं, कितने पैसे कमाते हैं, कितना खेत है, ये सारा पूछता है ना, ये सारा चीज़ पूछता है और एक पेपर पर लिखता है, यानी कि लिस्ट बना करके, आंकड़ा ले जा करके सरकार को दे देता है। और वही आंकड़ा के जरिए बाबू सरकार आपके बारे में सब कुछ जानता है कि आप कैसे रह रहे हैं, आपका रहन सहन क्या है, आपका इनकम क्या है। तो वह जो सूची बनाया बाबू, आंकड़ा लिखा, उसी को क्या बोलेंगे, सूचकांक बोलेंगे, सूचक बोलेंगे। इसे शॉर्ट फॉर्म में HDI बोलते हैं, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। से क्या अभिप्राय है, अभिप्राय का मतलब बच्चा अर्थ है, अभिप्राय माने मतलब, अर्थ, मीनिंग, तात्पर्य, क्या इरादा है। तो मानव विकास सूचकांक यानी कि मानव विकास लिस्ट, आंकड़ा का क्या अर्थ है, क्या इरादा है, क्यों बनाया गया है आंकड़ा, मानव विकास आंकड़ा क्यों निकाला जाता है, ये जांचने के लिए कि वहाँ पे किसी देश के अंदर कैसे लोग रह रहे हैं, वहाँ के लोगों को स्वास्थ्य सेवा अच्छी मिल रही है या नहीं, खान पान कैसे रह रहे हैं, ये जांचने के लिए, ये पता लगाने के लिए बाबू मानव विकास सूचकांक का निर्माण किया गया है। आपके गांव में सर्वे करने वाला सरकारी लोग आता है, आंकड़ा को लिख करके एक पेपर पर ले जाता है बाबू और सरकार को दे देता है। तो सरकार आपके बारे में पता कर सकती है कि आपका रहन सहन, खान पान कैसा है, आपको अच्छे से इलाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये सब जांचने के लिए मानव विकास सूचकांक का निर्माण किया गया है। इसका क्या अर्थ है, क्या अभिप्राय है, क्या तात्पर्य है, हमें इस क्वेश्चन में यही बताना है। तो उत्तर में देखते हैं, यह क्वेश्चन 2025 में कितने नंबर में, 2 नंबर में पूछा गया है बाबू, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उत्तर में देखो, मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। मानव विकास आंकड़ा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी
यानी शॉर्ट में क्या बोलते हैं, यूएनडीपी बोलते हैं। यह क्या है, यह एक संस्था है बच्चा, यह एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है, रिपोर्ट जारी करता है, आंकड़ा निकालता है सभी देशों के लोगों का कि किस देश में कैसे लोग रह रहे हैं, उनका स्वास्थ्य सेवा अच्छा है या नहीं है। यह क्या करता है, यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम आंकड़ा निकालता है, रिपोर्ट जारी करता है, प्रकाशित किया जाता है यानी कि दिखाया जाता है। यह मानव विकास को मापने का सूचकांक है। क्या है, मानव का, मनुष्य का विकास तरक्की हो रहा है या किसी देश में नहीं हो रहा है, मापने का, जांचने का एक सूचक है, सूचकांक है, जो विभिन्न देशों के विकास की तुलना शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया जाता है। विभिन्न देश का मतलब अलग अलग देश, विकास की तुलना यानी कि किस देश में विकास हो रहा है, तरक्की हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यह कैसे पता चलेगा, किस आधार पर जानेंगे, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर जानेंगे बाबू कि उस देश में विकास, तरक्की, उन्नति हो रहा है कि नहीं हो रहा है। शिक्षा का मतलब बाबू लोग कहाँ तक पढ़े लिखे हैं और कितने लोग पढ़े लिखे हैं। स्वास्थ्य का मतलब वहाँ के लोग किस प्रकार से रह रहे हैं, कितने दिनों तक जीवित रह रहे हैं। जिस देश के लोग ज़्यादा दिन तक जिएंगे यानी कि उनको खान पान, शिक्षा व्यवस्था अच्छे से मिल रही है, तभी तो वह ज़्यादा दिन तक जी रहे हैं। तथा प्रति व्यक्ति आय मतलब प्रत्येक व्यक्ति का आय, कमाई, जिस देश के लोग ज़्यादा कमाएंगे बच्चों तो अच्छे अस्पताल में इलाज करवाएंगे, बीमार पड़ेंगे तब अच्छे से रहेंगे, अच्छा खाना पीना खाएंगे। तो ये तीन चीज़ों पर, तीन आधार है बाबू जिस पे क्या होता है, विकास की तुलना की जाती है किसी दूसरे देशों से। मान लेते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय अपने भारत देश में दूसरे देशों की तुलना कम है, ना के बराबर है। अमेरिका में जैसे बाबू शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय सब के मामले में अच्छा है, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस हो गया, तो क्या बोलेंगे उसको, विकसित राष्ट्र बोलेंगे, यानी विकसित कर चुका है, उसी को क्या बोलेंगे, विकसित राष्ट्र बोलेंगे। और ये सब भारत में बाबू अभी अच्छे से विकास नहीं हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, विकासशील राष्ट्र बोलेंगे। यानी कि यहाँ पे अपने भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय पर विकास चल रहा है, काम चल रहा है। तो जिस देश में यह तीन सूचक, तीन आधार बेहतर रहेगा बाबू, उसको क्या बोलेंगे, विकसित राष्ट्र बोलेंगे, अमीर राष्ट्र बोलेंगे, तरक्की वाला देश बोलेंगे। तो ये तीन क्या है, मानव के विकास का सूचक है बाबू, सूचकांक है। ये तीनों देख करके ये पता लगाया जा सकता है कि किस देश के लोग किस प्रकार से रह रहे हैं और किस देश का विकास हो चुका है और किस देश का विकास नहीं हुआ है। उसे मानव विकास सूचकांक कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, मानव विकास आंकड़ा या सूचक या सूचकांक कहते हैं। यह क्वेश्चन 25 में 2 नंबर में पूछा गया है बाबू, इंपॉर्टेंट है। तो एक बार ध्यान से फिर क्वेश्चन को देख लेते हैं। मानव विकास सूचकांक यानी मानव का आंकड़ा, लिस्ट, सर्वे वाला करने आता है, जो क्यों निर्माण करता है, क्यों बनाता है बाबू, ये मापने के लिए कि किस देश के लोग अच्छे से रह रहे हैं, किस देश का विकास हुआ है या नहीं हुआ है। यह क्या है, मापने का तरीका है। तो किस आधार पर कह सकते हैं कि किसी देश के लोग अच्छे से रह रहे हैं, वह देश का विकास हो रहा है, तो तीन चीजें पर अगर तीन आधार अच्छी रहेगी बच्चों तो हम कह सकते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय, ये तीन चीज बेहतर रहेगा, किसी देश में अच्छा रहेगा, तो हम बोल सकते हैं कि वह देश विकसित है, अमीर है। यह सर्वप्रथम यूएनडीपी के द्वारा, यूएनडीपी क्या है अभी हमने आपको बताया, एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, रिपोर्ट जारी करती है कि कौन सा देश के लोग विकास कर रहे हैं और कौन सा देश विकसित है, कौन सा देश बेहतर है। यूएनडीपी के द्वारा महबूब उल हक के निर्देशन में तैयार की गई। सर्वप्रथम बाबू यानी सबसे पहले मानव विकास सूचकांक, मानव विकास आंकड़ा किनके द्वारा, तो महबूब उल हक के निर्देशन में यानी कि नेतृत्व में तैयार की गई सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, मानव विकास सूचकांक के घटक बताइए। मानव का मतलब बाबू हम मनुष्य, व्यक्ति लोग, विकास का मतलब उन्नति करना, तरक्की करना, पहले से बेहतर हो जाना। सूचकांक का मतलब सूची, लिस्ट, आंकड़ा निकालना। सूचक के घटक बताइए। घटक का मतलब बाबू दिखाने वाला, आधार, बेस बनाने वाला। बोलने का मतलब मानव का आंकड़ा, मानव का लिस्ट, मानव का सूची, क्या देख के बनाते हैं, क्या आधार है, कैसे बनाते हैं, कौन कौन सी चीज देखते हैं। तो क्या घटक है बाबू, क्या आधार है, क्या देखते हैं। जब मानव के विकास को मापना होता है तब मानव तरक्की किया है कि नहीं किया है, कौन कौन सी चीज़ देखते हैं। जैसे आपके गांव मोहल्ले में सरकारी आदमी सर्वे करने नहीं जाता है बाबू एक पेपर लेकर के और पूछता है कि आपके घर में गाड़ी है कि नहीं है, कैसा घर है, आप में सभी लोगों का स्वास्थ्य सेवा कैसा है, कहाँ तक लोग पढ़े लिखे हैं, आपके पिताजी कितना पैसे कमाते हैं। ये सारा चीज़ एक पेपर पर लिख करके ले जाता है सरकार के पास। वह पेपर को देख करके सरकार
बता सकती है बाबू कि आपका जीवन यापन कैसा चल रहा है, आप कितना कमाते हैं, आपके पिताजी आपके घर में कितना आमदनी हो रहा है, कैसा घर है। तो यह क्या हो गया, जो सर्वे वाला पूछता है वह क्या हो गया, घटक हो गया। तो इसी प्रकार से बच्चा, जब कोई व्यक्ति का, मानव का विकास तरक्की हुआ है या नहीं हुआ है, कैसे पता चलता है, जानने का क्या तरीका है, क्या सूचक है, क्या घटक है, जिसके द्वारा हम कह सकते हैं कि किसी भी देश का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, या किसी व्यक्ति का विकास तरक्की हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कितने घटक है, तो 3 घटक है बाबू। उत्तर में देखो, मानव विकास सूचकांक यानी कि आंकड़ा लिस्ट 3 महत्वपूर्ण घटकों पर आधारित है। कितने घटकों पर आधारित है, तो 3 घटकों पर आधारित है। यानी कि जो सर्वे वाला करने जाता है आपके गांव में बाबू, वह 3 चीजें मुख्य रूप से देखती है। क्या देखती है, आपका जीवन प्रत्याशा कैसा है, यानी कि स्वास्थ्य आपके घर का, व्यक्तियों का कैसा है बाबू। जीवन प्रत्याशा बोलने का मतलब आप कितने दिनों तक जीवित रह पा रहे हैं। ज़्यादा दिन तक जीवित रह पाएंगे, इसका मतलब कि आप अच्छा खान पान कर रहे हैं, तभी तो ज़्यादा दिन तक जी रहे हैं। तो पहला क्या है, सर्वे वाला व्यक्ति सर्वे करने आता है तो आपसे मुख्य रूप से क्या पूछता है कि आपका स्वास्थ्य कैसा है। दूसरा क्या है, शिक्षा। शिक्षा का मतलब यानी कि आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं और कितने लोग पढ़े लिखे हैं। कि किसी देश का मानव विकास सूचकांक आंकड़ा निकालेंगे तो उस देश के कितने लोग पढ़े लिखे हैं और कहाँ तक पढ़े लिखे हैं। तीसरा है बाबू, प्रति व्यक्ति आय। प्रत्येक व्यक्ति का आय, प्रत्येक व्यक्ति कितना रुपया कमाते हैं, इसके जरिए बता सकते हैं बाबू कि वो किसी भी देश का विकास तरक्की उन्नति हो रहा है या नहीं हो रहा है, पहले से बेहतर है कि खराब है। तो किसी भी देश का विकास तरक्की उन्नति हो रहा है या नहीं हो रहा है, या किसी भी व्यक्ति का बाबू तरक्की उन्नति हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जानने का 3 घटक है, 3 आधार है। 3 चीजों पर कह सकते हैं कि किसी भी देश में रहने वाले लोगों का विकास हो रहा है या तरक्की नहीं हो रहा है। यह 3 चीजें जिनकी अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, शिक्षा अच्छा रहेगा, और प्रत्येक व्यक्ति की कमाई, यानी कि एक ही घर में लोगों का कमाई अधिक है तो वह अच्छा खान पान करेंगे, अच्छा हॉस्पिटल में इलाज करवाने जाएंगे, अच्छा शिक्षा अपने बच्चों को देंगे, तो पैसा आएगा तो सब कुछ अच्छा होगा। तो ये 3 चीजें देख करके हम बोल सकते हैं कि किसी देश का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। यह 3 चीजों पर क्या करते हैं बाबू, तुलना करते हैं कि दूसरे देश के तुलना में हमारे यहाँ मानव विकास सूचकांक अच्छा है। यानी बोलने का मतलब ये 3 चीजें अच्छी है। जिस देश का मानव विकास सूचकांक अच्छा रहेगा मतलब वह देश विकसित रहेगा, अमीर रहेगा, तरक्की करेगा। तो यही 3 घटक थे बाबू, 3 आधार थे। 3 चीजों देख करके बता सकते हैं कि मानव का विकास तरक्की हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यह क्वेश्चन 24 में पूछा गया है। कितने नंबर में, 2 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, आर्थिक विकास क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आर्थिक विकास का अर्थ, मीनिंग होता क्या है। आर्थिक का मतलब बच्चों अर्थ, और अर्थ मतलब रुपया, पैसा, पूंजी, धन दौलत को क्या बोलते हैं, अर्थ बोलते हैं। और विकास का मतलब उन्नति करना, तरक्की करना, इसी को क्या बोलेंगे, विकास बोलेंगे। यानी कि पहले से बेहतर हो जाना क्या कहलाएगा, विकास कहलाएगा। तो रुपया, पैसा, पूंजी, धन दौलत में पहले से बेहतर हो जाना, विकास करना, बढ़ जाना ही क्या होगा, आर्थिक विकास होगा। आप अगर नहीं समझे तो आप एक उदाहरण के माध्यम से समझिए। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कहीं पे काम कर रहा है बाबू, उसको महीना का 5,000 रुपया मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 5,000 मिल रहा है। वह मेहनत से, लगन के साथ काम किया तो उसके मालिक ने अगले महीना में 7,000 कर दिया। 5,000 से बढ़ा करके महीना का 7,000 कर दिया। फिर बाबू वह व्यक्ति और अगले महीने में लगन के साथ, मेहनत के साथ अपने मालिक का दिल जीत लिया तो उसके मालिक ने पैसा बढ़ा करके 10,000 कर दिया। तो अब वह व्यक्ति का महीना कितना मिलने लगा, 10,000। पहले 5,000, फिर 7,000, फिर 10,000। यहाँ पे उस व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है, रुपया, पैसा, धन दौलत बढ़ते चला जा रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है। यानी कि उस व्यक्ति का आर्थिक विकास हो रहा है। रुपया, पैसा, पूंजी में बढ़ोतरी होना, बढ़ जाना ही क्या कहलाता है, आर्थिक विकास होता है। आपके पास अगर रुपया, पैसा, पूंजी बढ़ेगा तो आप अपने बच्चों को अच्छे जगह नहीं पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे। अगर आपके पास पैसा अधिक आएगा तो अच्छे घर में रहेंगे, एसी, कूलर, फ्रिज लगा करके रखेंगे, गाड़ी खरीदेंगे। तो आपका क्या हो रहा है, जीवन अच्छा हो रहा है, आपका विकास हो रहा है, तरक्की हो रहा है। आप अच्छे से अपना जीवन यापन करेंगे, अच्छा खान पान करेंगे, सेहत का ध्यान रखेंगे। जब आपके पास पैसा आएगा तब, यानी कि आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे आर्थिक विकास हो रहा है, उन्नति हो रहा है, तरक्की हो रहा है। आगे है आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर बताएं। आर्थिक विकास अभी समझाएं बाबू, रुपया, पैसा, पूंजी में बढ़ोतरी हो जाना। और आर्थिक वृद्धि, वृद्धि का भी मतलब क्या होता है, बढ़ जाना, बढ़ोतरी हो जाना। तो क्या आपको इन दोनों के बीच, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि के बीच अंतर दिख रहा है? हमें तो बाबू नहीं दिख रहा है, लेकिन कुछ अर्थशास्त्र हैं जो इकोनॉमी के बारे में जानते हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, उनके द्वारा इन दोनों के बीच अंतर बताया गया है बाबू। इसी अंतर को, उनके द्वारा बताया गया अंतर को इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहला भाग में आर्थिक विकास पूछा है, तो सबसे पहले आर्थिक विकास
विकास को परिभाषित करेंगे। यह क्वेश्चन 2012 में 14 में कितने नंबर में पूछा गया है? 4 नंबर में पूछा गया है, यानी कि यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा गया है बाबू 14 में और 12 में। उत्तर में देखो आर्थिक विकास, यानी कि रुपया पैसा से विकास हो जाना, रुपया पैसा बढ़ जाना। आर्थिक विकास का मतलब जब कोई व्यक्ति, जैसे आप हो गए, हम हो गए, मनुष्य हो गया, आदमी हो गया, उसी को क्या बोलेंगे? व्यक्ति बोलेंगे। या राष्ट्र, राष्ट्र का मतलब बाबू कोई देश, कोई अर्थव्यवस्था एक लंबे समय तक, एक लंबे अवधि तक आय कमाई बढ़ता है, उसे आर्थिक विकास कहते हैं। आर्थिक विकास का अर्थ, मीनिंग, मतलब क्या है बच्चों? जब कोई देश या राष्ट्र का या कोई व्यक्ति का एक लंबे समय में 1-2 साल नहीं, 20 साल, 50 साल, 100 साल तक उस देश का आय या कोई व्यक्ति का कमाई बढ़ता चला जाए, उसी को क्या बोलते हैं? आर्थिक विकास बोलते हैं। आर्थिक विकास किस पे निर्भर करता है? तो लोगों की कमाई पे निर्भर करता है, डिपेंड करता है। जब किसी देश का व्यक्ति, आदमी की कमाई अगर बढ़ेगी बच्चों, तो क्या होगा? देश के सरकार को टैक्स मिलेगा। तो देश के सरकार को जो भी टैक्स, रुपया पैसा प्राप्त होगा, उससे क्या होगा? अपने देश में सड़कें, अस्पताल, परिवहन सेवा अच्छा करेगा, जिससे क्या होगा? लोगों की भलाई होगा। तो आर्थिक विकास किस पे निर्भर करता है? तो लोगों की कमाई पे निर्भर करता है कि किसी भी देश के लोग या राष्ट्र के लोग कितना रुपया कमा रहे हैं, कितने प्रति व्यक्ति आय है किसी भी राष्ट्र का। अब आगे बढ़ते हैं बाबू और इन दोनों के बीच अंतर बताते हैं। कुछ अर्थशास्त्री हैं जो इनके बीच क्या अंतर बताए हैं, ये देखने वाले हैं। सामान्यतः, यानी कि आमतौर पर आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में कोई अंतर नहीं माना जाता है। दोनों शब्द एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, लेकिन कुछ अर्थशास्त्रियों के द्वारा इन दोनों के बीच निम्न अंतर बताते हैं। आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि के बीच हमें तो किसी भी प्रकार का अंतर नहीं दिख रहा बाबू। क्या होता है? आर्थिक विकास के जगह पर आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग कर सकते हैं और आर्थिक वृद्धि के स्थान पे आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कुछ अर्थशास्त्री हैं जो इकोनॉमी के बारे में जानते हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, वे इन दोनों के बीच अंतर बताए हैं जो नीचे दिया गया है। निम्न अंतर बताए हैं जो नीचे दिया गया है। अर्थशास्त्र श्रीमती उर्सुला हिक्स। अर्थशास्त्र कौन है बाबू? श्रीमती उर्सुला हिक्स के अनुसार आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग विकसित देश, जबकि आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग विकसित या विकासशील देश के लिए किया जाता है। अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमी के बारे में अच्छे से पढ़े हैं, लिखे हैं, जानते हैं। श्रीमती उर्सुला हिक्स के अनुसार बाबू आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग विकसित देश के लिए, आर्थिक का मतलब अर्थ, वृद्धि का मतलब बढ़ोतरी हो जाना, तो आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग किसके लिए? विकसित देश के लिए। तो विकसित का मतलब क्या होता है? वैसा देश जो देश विकास कर चुका है, उन्नति तरक्की हो चुका है, जैसे वहाँ पे अस्पताल, रोड, सड़क, पुल, खंभा, ये सब सारी व्यवस्था क्या है? अच्छी है। रोड पे कहीं पे गड्ढा नहीं है, हॉस्पिटल में आप इलाज कराने जा रहे हैं तो तुरंत इलाज हो रहा है, आप स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं तो अच्छा सेवा मिल रहा है। तो जहाँ पे इन सारी सुविधाएं अच्छी रहेगी बाबू, यानी कि हम उस देश को क्या बोलेंगे? विकसित देश बोलेंगे। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि जिस देश के प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है, यानी कि जिस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की आय कमाई ज़्यादा होगी, तो वह देश क्या होगा? विकसित होगा, विकास कर चुका होगा। तो जो देश अमीर है, तरक्की विकास हो चुका है, तब पर भी वहाँ के देश की सरकार लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए, जनता के लिए और विकास, तरक्की, पैसा लगा रहा है विकास में बाबू, तो क्या वह देश में विकास होगा? नहीं होगा, वृद्धि होगा, बढ़ोतरी होगा। पहले से ही उस देश में विकास हो चुका है बाबू, हॉस्पिटल वगैरह, रोड, परिवहन, संचार, ये सब सारी सुविधाएं अच्छी है, तब पर भी वह देश की सरकार और विकास कर रही है, तो विकास में गिना नहीं जाएगा। वहाँ पे उस देश में क्या होगा? वृद्धि होगा, यानी कि विकास में बढ़ोतरी होगा, यानी कि उस देश में क्या होगा बाबू? आर्थिक बढ़ोतरी, आर्थिक वृद्धि होगा। जबकि आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग अविकसित, यहाँ पे विकसित नहीं होगा, क्या होगा? अविकसित होगा। अविकसित का मतलब वैसा देश जहाँ पे विकास नहीं हुआ है, जिस देश के लोगों की कमाई, प्रति व्यक्ति आय कम है, वहाँ की देश की सरकार के पास ज़्यादा पैसा नहीं है, तो अस्पताल में, परिवहन में, सेवा में, हॉस्पिटल में, शिक्षा में लोगों पर खर्च नहीं कर पाती है, तो वह क्या है? अविकसित देश है। या विकासशील, वैसा देश बाबू जहाँ पे विकास का काम चल रहा है, लोगों की कमाई धीरे धीरे बढ़ रही है, जैसे वहाँ पे हॉस्पिटल में काम लगा हुआ है, रोड, परिवहन बनाया जा रहा है, लोगों को अच्छा शिक्षा देने की कोशिश कर रही है सरकार वहाँ के, तो इसी को क्या बोलेंगे? विकासशील बोलेंगे। जिस देश में विकास के काम चल रही है, जारी है, उस देश के लिए क्या किया जाता है? आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग किया जाता है।
तो आसान है, सिंपल है। आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग अविकसित और विकासशील देश के लिए किया जाता है, जबकि आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग विकसित देश के लिए किया जाता है। वैसा देश जहाँ पे विकास, उन्नति, तरक्की हो चुका है उसके लिए आर्थिक वृद्धि शब्द प्रयोग किया जाता है। किनके अनुसार? श्रीमती उर्सुला हिक्स के अनुसार। इन्होंने ही कहा था कि आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग विकसित देश के लिए और आर्थिक विकास शब्द के लिए अविकसित या विकासशील देश के लिए किया जाता है। तो श्रीमती उर्सुला हिक्स ने इन दोनों के बीच यही अंतर बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के विषय। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है बाबू क्वेश्चन नंबर 13 में कि अर्थव्यवस्था होता क्या है। इसको सबसे पहले परिभाषित करना है। उसके बाद है अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के विषय में बताना है, कितने क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था को बांटा गया है इसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि अर्थव्यवस्था होता क्या है। यानी कि देखो, अपने आसपास जितने भी लोग काम कर रहे हैं अपने परिवार को जीवन यापन के लिए, अपने परिवार को अच्छे जीवन देने के लिए जो भी काम कर रहे हैं उससे क्या हो, पैसे की प्राप्ति हो, उसी को क्या बोलते हैं? आर्थिक क्रिया बोलते हैं। और किसी देश में सभी आर्थिक क्रियाओं को एक साथ मिला देंगे बाबू तो क्या होता है? कोई अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। तो सीधा सिंपल सा मतलब में हम बोल सकते हैं कि आर्थिक क्रियाओं को, योग को क्या बोलेंगे? अर्थव्यवस्था बोलेंगे। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के विषय में बताएं। अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है इसके बारे में बताना है। आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कि कोई देश है बाबू, कोई एक ही व्यक्ति देश के सारा काम कर रहा है, सारा काम संभाल रहा है। कितना देश में कंपनी का निर्माण करना है, कितना सारा कंपनियों से वस्तुओं को निर्माण करना है, खेती में कितना विकास करना है, कितने सारे फसलों को लगाना है और कब लगाना है, कितना सेवा देना है लोगों को, किस प्रकार से देना है, ये सारा चीज़ें एक व्यक्ति तय करेगा तो क्या वह देश को अच्छे तरीक़े से चला पाएगा? नहीं चला पाएगा। तो इसीलिए अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए बाबू 3 क्षेत्रों में बांट दिया गया है, ताकि क्या हो, कोई भी देश को अच्छे ढंग से बेहतर तरीक़ा से चलाया जा सके, विकास कर सके। यह क्वेश्चन 21 में कितने नंबर में? 4 नंबर में पूछा गया है। उत्तर में देखो, सबसे पहले अर्थव्यवस्था को परिभाषित करते हैं कि अर्थव्यवस्था होता क्या है। किसी भी देश में अलग अलग लोग विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करते हैं। एक देश में, एक अर्थव्यवस्था में क्या हर एक आदमी एक जैसा काम करता है? नहीं। कोई डॉक्टरी करता है, कोई इंजीनियर है, कोई शिक्षक है, कोई खेती में काम कर रहा है, कोई मजदूर है। तो अपने परिवार को चलाने के लिए सभी लोग विभिन्न प्रकार के काम करते हैं, जिससे क्या हो, उन्हें उस काम के बदले पैसे मिले। इसी को क्या बोलते हैं? आर्थिक क्रिया बोलते हैं। तो कोई भी देश में, किसी भी देश में अलग अलग लोग, विभिन्न लोग अलग अलग प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप टीचर हैं और आप अपने बच्चों को शाम को पढ़ा रहे हैं बाबू, तो क्या यह आर्थिक क्रिया हुआ? क्या आपके बच्चा आपको पढ़ाने के लिए पैसे दे रहा है? नहीं ना। तो आपको इस काम के बदले पैसे नहीं मिल रहा है, तो यह आपके लिए आर्थिक क्रिया नहीं हुआ। अगर आप कहीं संस्था में पढ़ाने जाते हैं बाबू, स्कूल वगैरह में पढ़ाने जाते हैं, तो वहाँ पे आपको क्या मिलता है? महीना का सैलरी मिलता है। तो उस काम के बदले, पढ़ाने के बदले आपको क्या मिल रहा है? रुपया, पैसा, पूंजी मिल रहा है। तो यह आपके लिए क्या हो गया? आर्थिक क्रिया हो गया। तो वैसा काम, वैसा क्रिया जिसे हम करें और उस काम के बदले हमें रुपया, पैसा, पूंजी प्राप्त हो, उसी को क्या बोलते हैं? आर्थिक क्रिया बोलते हैं। तो किसी भी देश में अलग अलग लोग विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करते हैं। जैसे में देखो, कोई व्यक्ति कृषि में काम कर रहा है, खेती से अनाज का उत्पादन कर रहा है, व्यापार कर रहा है। कहीं पे कोई व्यक्ति फल बेच रहा है, तो किसी वस्तु का कंपनी में उत्पादन कर रहा है, तो यह क्या हो गया? व्यापार हो गया, उद्योग हो गया। उद्योग से वस्तुओं को निर्माण कर रहा है कोई व्यक्ति। बैंकिंग हो गया, बैंकिंग में कोई व्यक्ति काम कर रहा है, जैसे में बैंकिंग में लोगों को सेवा देने का प्रदान कर रहा है। परिवहन इत्यादि, जैसे बच्चों आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो बस धरते हैं ना, ट्रेन धरते हैं ना। आपको ट्रेन वाला एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दिया, बस वाला एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा दिया, जैसे गया से पटना पहुंचा दिया। तो आप पहुंचाने के बदले में बस वाले को कुछ रुपया पैसा देते हैं ना, तो परिवहन भी क्या हो गया? आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आ गया। आर्थिक क्रियाएं के योग को अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे किसी भी देश में अलग अलग लोग विभिन्न प्रकार के काम करते हैं, उस काम के बदले उन्हें क्या मिलता है? रुपया, पैसा, पूंजी की प्राप्ति होती है। उसी को क्या बोलेंगे? आर्थिक क्रिया बोलेंगे। और अपने देश में सिर्फ एक ही प्रकार का काम होता है? नहीं ना, बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार के काम करते हैं, तो वह क्या हो गया? आर्थिक क्रिया हो गया। तो अपने देश में बहुत सारे आर्थिक क्रिया किया जाता है। कोई कृषि में काम कर रहा है, कोई व्यापार, कोई उद्योगों से वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है, कोई बैंकिंग में, कोई परिवहन, किसी को सेवा दे रहा है। तो ये सब क्या हो गया? अलग अलग प्रकार के आर्थिक क्रिया हो गया। तो किसी भी देश में जितने भी लोग रह रहे हैं, उन सभी लोग किसी न किसी प्रकार के आर्थिक क्रिया कर रहे हैं अपने परिवार को चलाने के लिए।
तो सभी के आर्थिक क्रियाओं को अगर एक साथ मिला देंगे बाबू, जोड़ देंगे, शामिल कर देंगे, तो उसी को क्या बोलेंगे? अर्थव्यवस्था बोलेंगे। देखो बच्चों, अधिकांश लोगों को लगता है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बहुत भारी होता है, लेकिन भारी होता नहीं है, बस आपको समझने की देर होती है। जैसे यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा गया है दीर्घ उत्तरीय में, पहला अर्थव्यवस्था और इसके कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। जैसे लघु उत्तरीय प्रश्न आप पढ़ते हैं ना 2 नंबर का, जैसे अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो ये 2 नंबर में पूछा जाएगा। अगर यहीं पे 2 क्वेश्चन पूछ दिया तो 2-2 मिला करके 4 नंबर का हो गया। बस आप अच्छे तरीक़ा से समझने की कोशिश करिए, आपको 4 नंबर पूरा मिलेगा। अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में बांटकर पढ़ते हैं, जो निम्नलिखित है, जो क्या है, नीचे दिया गया है। पहला बाबू प्राथमिक क्षेत्र, और दूसरा द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा हो गया तृतीयक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था को कितने रूप में बांटकर पढ़ते हैं? तो 3 रूपों में बांटकर मुख्य रूप से पढ़ते हैं। क्यों बांटते हैं बाबू? क्योंकि किसी भी देश को चलाने में सुविधा हो, देश को तरक्की, विकास, उन्नति करने में आसान हो, तब क्या करते हैं, देश को 3 क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा तृतीयक क्षेत्र। पहला देखो, प्राथमिक क्षेत्र होता क्या है बच्चों? प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कृषि क्षेत्र कहा जाता है। यानी कि इसमें अधिकांश काम में कृषि से संबंधित रखा गया है, शामिल किया गया है प्राथमिक क्षेत्र में, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत कृषि यानी कि खेती करना, पशुपालन मतलब पशुओं को पालना, देख रेख करना, मछली पालन यानी कि मत्स्य पालन, मछली का पालना, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना, और जंगलों से काट करके जंगलों से लकड़ियों को काट करके क्या करना बाबू? वस्तु का प्राप्त करना, वस्तुओं को निर्माण करना। जैसे व्यवसाय आते हैं, व्यवसाय का मतलब व्यापार, काम आते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि बाबू इसके अंतर्गत, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत अधिकांश काम में कृषि से संबंधित शामिल किया गया है, रख दिया गया है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। और प्राथमिक क्षेत्र में जितने भी काम होते हैं बाबू, वह सारे के सारे अधिकांश काम गाँव से संबंधित होते हैं। जितने भी अधिकांश काम गाँव में किए जाते हैं, वे सारे के सारे काम किस में रखा गया है? तो प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है। सेकंड देखो, द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, यानी कि उद्योगों से किसी भी प्रकार के वस्तु का निर्माण होता है बाबू, उसको किस में रख दिया गया है? द्वितीयक क्षेत्र में रख दिया गया है। इसके अंतर्गत खनिज व्यवसाय यानी कि खनिजों को बेचना, यानी सोना, चांदी, लोहा, तांबा को बेचना, बेचना, व्यापार करना, किसके अंतर्गत? तो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत। निर्माण कार्य यानी कि घरों का निर्माण करना, रोडों का निर्माण करना, सड़कों का निर्माण करना, पुलों का निर्माण करना आदि क्रियाएं शामिल है। तो द्वितीयक क्षेत्र में क्या होता है? किसी भी प्रकार के वस्तुओं का निर्माण होता है। सारे वस्तुओं का निर्माण हो गया, या कहीं पे व्यापार हो गया, खनिजों का व्यापार हो गया, या सारे के सारे किस में रखा गया है? द्वितीयक क्षेत्र में रखा गया है। जैसे गैस और बिजली आदि का उत्पादन आते हैं, गैस और बिजली का उत्पादन करेंगे, निर्माण करेंगे, तो यह किसके अंतर्गत आएगा? तो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। भवनों का निर्माण करना, उद्योगों से किसी भी प्रकार के वस्तुओं का निर्माण करना, बिजली का उत्पादन, गैस, पेट्रोलियम, डीजल का निर्माण करना, यह सारी के सारे चीज़ें किसके अंतर्गत आता है? तो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? औद्योगिक क्षेत्र बोलते हैं, क्योंकि यह सारे चीज़ें उद्योगों में निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं कि तृतीयक क्षेत्र होता क्या है। तृतीयक क्षेत्र तीसरा लास्ट है बाबू। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। जैसे आप गाड़ी से एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, ट्रेन से, बस से, कार से, तो क्या आप गाड़ी वाले को, ट्रेन वाले को, बस वाले को पैसा नहीं देते हैं? अगर आपको गया से लेकर पटना पहुंचा दिया, तो आपको क्या दे रहा है? वहाँ पे सेवा दे रहा है। वह बस वाला किसी भी प्रकार के वस्तु का उत्पादन करके नहीं दे रहा है। आप बस पर चढ़ रहे हैं, ट्रेन पर चढ़ रहे हैं, मोटरसाइकिल पर चढ़ रहे हैं, और आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचा दे रहा है, यानी कि आपको मदद कर रहा है, आपको यानी कि सेवा प्रदान कर रहा है। उस सेवा के बदले में आपसे कुछ रुपया चार्ज करता है, रुपया ले लेता है। तो तृतीयक क्षेत्र से भी क्या होता है बाबू? रुपया, पैसा की आमदनी होती है, प्राप्त होता है। जैसे जियो वाला, एयरटेल वाला कंपनी आपको वस्तु का उत्पादन करके नहीं दे रहा है, आप पैसे देते हैं और आपके सिम को जियो एयरटेल वाला कंपनी रिचार्ज कर देता है, और वह रिचार्ज के जरिए, इंटरनेट के जरिए बाबू क्या करते हैं? आप दूसरे की जगह के न्यूज़ को सुनते हैं, कहीं का भी समाचार देखते हैं, नॉलेज प्राप्त करते हैं मोबाइल के जरिए, इंटरनेट के द्वारा बाबू। तो यहाँ पे वस्तु का उत्पादन नहीं हो रहा है। जैसे आप बैंक में गए, तो बैंक वाला वस्तु उत्पादन करके देता है? नहीं देता है। आपके पैसों को सुरक्षित रखता है और समय समय पे आपको लोन देता है। परिवहन यानी कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो वह परिवहन वाला व्यक्ति, बस वाला व्यक्ति, ट्रेन वाला व्यक्ति आपको वस्तु का उत्पादन करके नहीं देता, आपसे पैसे लेता है और आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक छोड़ देता है। जैसे संचार,
जैसे टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, ये सब किसी भी वस्तु को उत्पादन करके नहीं देता है, आपको समाचार सुनने की सुविधा देता है, जानकारी देता है एवं व्यापार बाबू, और व्यापार को भी क्या करता है, मदद करता है सेवा क्षेत्र। जैसे गेहूं का ही दाम पता करना हो किसी दूसरे राज्य का, तो इंटरनेट पे सर्च मारते हैं, ऐप बना दिया गया है जिससे आपको व्यापार करने में सुविधा मिलती है, आदि शामिल हैं। तो तृतीयक क्षेत्र को क्या बोलते हैं, सेवा क्षेत्र बोलते हैं। इसके अंतर्गत किसी भी वस्तु का उत्पादन करके नहीं देता बाबू। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत क्या देता है, सुविधा देता है, जानकारी देता है, नॉलेज देता है। आप एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, इससे भी क्या होता है, आय की प्राप्ति होती है, रुपया पैसा का निर्माण होता है। तो अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांट दिया गया है। क्यों? क्योंकि किसी भी देश को विकास करने में, तरक्की करने में आसानी हो। अगर एक व्यक्ति को अर्थव्यवस्था चलाने के लिए दे दिया जाए, देश चलाने के लिए दे दिया जाए, तो वह चला ही नहीं पाएगा, कन्फ्यूज हो जाएगा कि हम कितना वस्तुओं का उत्पादन करें, कृषि में क्या निर्माण करें, कैसा व्यवस्था करें, कहाँ पे किस राज्य में कंपनियों का निर्माण करें, कन्फ्यूज रहेगा। अगर इसे 3 क्षेत्रों में, 3 संस्था में बांट दिया जाए बाबू, तो देश का विकास, तरक्की अच्छा से हो सकेगा। तो हमने यहाँ पे सीखा कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं और इसे कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। तो 3 क्षेत्रों में, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र, यानी कि कृषि वाले काम को, अधिकांश कामों को प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है। और द्वितीयक क्षेत्र में बाबू किसी भी वस्तु का, सामानों का निर्माण होता है, उसे द्वितीयक क्षेत्र में रख दिया गया है। और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। इसमें क्या होता है, सभी लोगों को सेवा दिया जाता है, जानकारी, सूचना दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं, इन्हें कितने भागों में बांटा गया है। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा कि अर्थव्यवस्था की संरचना होता क्या है, और फिर पूछ रहा है कि इसे कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले समझते हैं बाबू कि अर्थव्यवस्था होता क्या है, अर्थव्यवस्था की संरचना कहते किसको हैं। देखो, किसी भी देश में बाबू अलग अलग लोग विभिन्न प्रकार के काम करते हैं अपने परिवार को चलाने के लिए। उन काम के बदले उन्हें जो भी रुपया, पैसा, पूंजी प्राप्त होता है, उसी को क्या बोलते हैं, आर्थिक क्रिया बोलते हैं। और देश में इतने सारे लोग हैं, क्या एक जैसा काम करते हैं? नहीं, अलग अलग लोग अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग आर्थिक क्रियाएं करते हैं। इन्हीं आर्थिक क्रियाओं को अगर एक साथ जोड़ देंगे तो यह क्या हो जाएगा, अर्थव्यवस्था का निर्माण हो जाएगा। और संरचना का मतलब बाबू आकार, बनावट, तंत्र। जैसे आप देखे होंगे किसी घर का निर्माण होते हुए क्या होता है, घर में बहुत सारा पिलर का निर्माण किया जाता है। तो यह क्या है, पिलर का संरचना हो गया, बनावट हो गया, तंत्र हो गया। तो बहुत सारा पिलर कोना पर बीच में देख देख करके एक घर का निर्माण कर दिया जाता है, भवन का निर्माण कर दिया जाता है। तो यह क्या हो गया, भवन का संरचना हो गया, भवन का, घर का आकार हो गया। तो किसी भी देश में बाबू बहुत सारे आर्थिक क्रियाएं की जाती है, तो इन सबको मिला देंगे तो यही क्या हो जाएगा, अर्थव्यवस्था की संरचना हो जाएगा। इससे आप क्या समझते हैं, यानी कि इसके बारे को, इसको परिभाषित करना है। और इसे कितने भागों में बांटा गया है, तो इसे विभिन्न भागों में बांटने की क्या जरूरत पड़ी बाबू, क्यों आवश्यकता पड़ी अर्थव्यवस्था की संरचना को विभिन्न भागों में बांटने की। देखो, किसी भी देश को चलाने के लिए एक व्यक्ति को दे दिया जाए, जैसे हम ही किसी देश को चला रहे हैं बाबू, हम ही देखेंगे कि कंपनियों से कितने वस्तुओं का निर्माण होगा, कृषि में क्या चीज़, खेती में क्या चीज़ विकास करना, ये हम ही देखेंगे। कहाँ पे पटरिया बिछानी है, कहाँ पे सड़क निर्माण करना है, कितने वस्तुओं का निर्माण करना है, सारा चीज़ हम ही देखेंगे बाबू। एक व्यक्ति देखेगा तो क्या वह देश को, क्या वह अर्थव्यवस्था को अच्छे तरीक़ा से चला पाएगा? वह व्यक्ति नहीं चला पाएगा, बिल्कुल नहीं चला पाएगा, क्योंकि उसे ही नहीं पता चलेगा कि हमने क्या क्या काम किया, कौन कौन से काम किए, कौन कौन से काम छोड़ दिए। तो इसीलिए क्या किया गया, अर्थव्यवस्था की संरचना को विभिन्न भागों में बांट दिया गया, ताकि क्या हो, किसी भी अर्थव्यवस्था या देश का तरक्की, विकास हो सके। तो संरचना का मतलब अभी समझाएं कि देखो, कोई भी घर बन रहा है बाबू, तो उसमें बहुत सारा पिलर दिया जाता है। उस पिलर का किसी न किसी प्रकार का आकार होता है, संरचना होता है, बनावट होता है, और वह सारा पिलर मिल करके एक घर का, भवन का निर्माण हो जाता है बाबू। तो यह क्या हो गया, घर का संरचना, बनावट, आकार हो गया। तो इसी प्रकार से किसी भी देश में, अर्थव्यवस्था में बहुत सारे आर्थिक क्रियाएं की जाती है। इन्हीं आर्थिक क्रियाओं को क्या बोलते हैं बाबू, अर्थव्यवस्था की संरचना बोलते हैं। चलिए उत्तर में बारीकी से, बेहतर तरीका से, अच्छे ढंग से समझते हैं। यह क्वेश्चन 2015 में, 21 में 4 नंबर में पूछा गया है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि अर्थव्यवस्था की संरचना होता क्या है। किसी भी देश में अलग अलग लोग विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करते हैं। एक देश में बाबू, या कोई भी देश में अलग अलग लोग विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रिया करते हैं, यानी कि अपने परिवार को चलाने के लिए जिस व्यक्ति को काम के बदले पैसे मिले, इसी को क्या बोलते हैं, आर्थिक क्रिया बोलते हैं। जैसे कोई डॉक्टरी करता है, इंजीनियर है, कोई शिक्षक है, कहीं खेती में काम कर रहा है, कोई मजदूर है, कोई शिक्षक है, इसके बदले उस व्यक्ति को पैसा मिल रहा है, तो यही क्या हो गया, आर्थिक क्रिया
क्रिया हो गया। तो किसी भी देश में अलग अलग लोग विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं बोलते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कृषि में व्यापार कर रहा है, उद्योगों से सामानों का उत्पादन कर रहा है, बैंकिंग में लोगों को सेवा दे रहा है, परिवहन दे रहा है। जैसे कोई व्यक्ति बस चला रहा है तो बस चलाने से पैसे की प्राप्ति हो रही इत्यादि। इन्हीं आर्थिक क्रियाओं को अलग अलग क्षेत्रों में विभाजन करना क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था की संरचना कहलाता है। जितने भी लोग अपने अर्थव्यवस्था में या कोई भी देश में अलग अलग प्रकार के काम करते हैं, काम करके अपने परिवार को चलाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? आर्थिक क्रिया बोलते हैं। और सभी आर्थिक क्रियाओं को एक साथ जोड़ देंगे बाबू तो यही क्या हो जाएगा? आर्थिक क्रियाओं का विभाजन हो जाएगा, या इसी विभाजन को क्या बोलते हैं? अर्थव्यवस्था की संरचना बोलते हैं। तो किसी भी देश में, किसी भी अर्थव्यवस्था में अलग अलग लोग विभिन्न प्रकार के काम करते हैं, आर्थिक क्रिया करते हैं। यानी कि जिस काम के बदले किसी भी व्यक्ति को, उस व्यक्ति को रुपया, पैसा, पूंजी की प्राप्ति हो, उसी को क्या बोलते हैं? आर्थिक क्रिया बोलते हैं। और सभी आर्थिक क्रियाओं को एक साथ जोड़ देंगे बाबू तो यही क्या हो जाएगा? अर्थव्यवस्था हो जाएगा। और इन्हीं आर्थिक क्रियाओं को अलग अलग क्षेत्रों में बांट देना क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था की संरचना कहलाता है। जैसे आपका घर बन रहा है तो ढेर सारा पिलर है, तो क्या पिलर का बनावट नहीं है, आकार नहीं है, संरचना नहीं है तो सभी पिलर मिल करके घर का निर्माण होता है। तो इसी प्रकार से सभी आर्थिक क्रियाएं मिल करके क्या होता है? अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। और अलग अलग भागों में बांट देना है बाबू। जैसे आपका घर पिलर से बना, छड़ी से बना, ईंट से बना, बालू से बना, सीमेंट से बना, तो अलग अलग सामान से आपका घर का निर्माण हुआ, संरचना का निर्माण हुआ। तो इसी प्रकार से आर्थिक क्रियाएं मिल करके अर्थव्यवस्था की संरचना का निर्माण करती है। आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था के 3 भागों में विभाजित किया गया है, जो निम्नलिखित है, यानी कि नीचे दिया गया है। जितने भी कोई देश में बाबू आर्थिक क्रियाएं की जाती है, जो भी आर्थिक क्रियाएं लोगों के द्वारा की जाती है, उसे अर्थव्यवस्था में 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है, यानी कि 3 भागों में बांट दिया गया है, जिससे क्या हो? किसी भी देश का विकास हो, तरक्की हो। जो निम्नलिखित है, यानी कि नीचे दिया गया है। सबसे पहला क्या है? प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं, कहा जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन यानी कि पशुओं को पालना, मछली पालन यानी मछली का पालना, खनन यानी कि ज़मीन से खोद करके किसी भी चीज़ को निकालना, जंगलों से लकड़ियों को प्राप्त करना, जंगलों से लकड़ी को प्राप्त करना किसके अंतर्गत? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आदि आर्थिक क्रियाएँ आते हैं। तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र क्यों कहा गया बाबू? क्योंकि कृषि से संबंधित जितने भी काम किए जाते हैं, खेती से संबंधित जितने भी काम होते हैं, जैसे कृषि, खेतों से अनाजों का उत्पादन करना, पशुपालन, पशुओं को पालना, मछली पालन, मछली का पालन करना, खनन यानी कि ज़मीनों से खोद के किसी चीज़ को निकालना, जंगलों से लकड़ियों को प्राप्त करना, ये सारे के सारे क्या है? कृषि से संबंधित आर्थिक क्रियाएँ हैं। तो इसीलिए इसको क्या किया गया बाबू? प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा गया है। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत उद्योग, खनिज व्यवसाय, निर्माण कार्य जैसे गैस और बिजली आदि के उत्पादन आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा गया है बाबू, क्योंकि जो भी वस्तुओं का निर्माण होता है सारे के सारे उद्योगों में किया जाता है। खनिज व्यवसाय यानी कि खनिजों का व्यापार होता है बाबू, वह किसके अंतर्गत रखा गया? तो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। निर्माण कार्य यानी कि सड़कों का निर्माण करना, भवनों का निर्माण करना, यह किसके अंतर्गत? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। जैसे गैस और बिजली आदि के उत्पादन आते हैं। गैस और बिजली का निर्माण हो रहा है तो कहाँ पे हो रहा है? कोई ना कोई कंपनी में हो रहा है। एक नई चीज़ों का निर्माण किया जा रहा है। तो जब भी आपको नई चीज़ों का निर्माण हो, नए वस्तुओं का निर्माण हो, तो समझ जाना कि उसको द्वितीय क्षेत्र में रखा गया है। जैसे भवन का निर्माण, उद्योगों से वस्तुओं का निर्माण, बिजली का उत्पादन, पेट्रोल से गैस का निर्माण, डीजल का निर्माण, ये सारे के सारे द्वितीय क्षेत्र में रखा गया है। तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत बैंक एवं बीमा, परिवहन, संचार एवं व्यापार आदि शामिल है। तृतीयक क्षेत्र को क्या कहा गया है? सेवा क्षेत्र कहा गया है। जितना भी लोगों को सेवा दिया जाता है बाबू, यह किसके अंतर्गत रखा गया है? तो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। जैसे आपको किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है तो आप बस के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से जाते हैं बाबू, रेलगाड़ी के माध्यम से जाते हैं। तो बस वाले को, रेल वाले को क्या करते हैं? कुछ पैसे देते हैं और आपको क्या करता है? मदद कर देता है एक जगह से दूसरे जगह जाने में। तो वह रेल वाला, बस वाला आपको किसी भी प्रकार के वस्तु का उत्पादन तो करके नहीं दे रहा है। क्या दे रहा है? आपको सेवा दे रहा है, आपकी मदद कर रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में। तो यही क्या हो गया? परिवहन हो गया। बैंक में अगर जाएंगे बाबू तो आपको पैसा को सुरक्षित रखेगा, और जब आपको पैसा चाहिए तब बैंक वाला आप लोन देता है। तो आपको तो बैंक में किसी भी प्रकार के वस्तु का उत्पादन मिल तो नहीं रहा है, वस्तु का उत्पादन हो तो नहीं रहा है। आपको क्या दे रहा है? बैंक वाला सुविधा दे रहा है, आपके पैसे को सुरक्षित रख रहा है और समय समय पे आपको पैसा भी देता है। संचार यानी कि मोबाइल, टेलीविज़न, रेडियो से न्यूज वगैरह प्राप्त होता है, इंटरनेट वगैरह चलाते हैं तो आपको क्या मिल रहा है? सेवा मिल रहा है।
व्यापार, अगर किसी भी वस्तु का दाम पता लगाना है बाबू कि अमेरिका में, भारत में, बिहार में, यूपी में गेहूं का दाम, चावल का दाम कितना है, तो आप मोबाइल में ऐप के जरिए पता लगा सकते हैं। तो व्यापार भी किसके अंतर्गत शामिल है, तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र, क्योंकि कृषि से संबंधित सारे क्रियाएं शामिल है। द्वितीय क्षेत्र को क्या, औद्योगिक क्षेत्र, क्योंकि इसमें नए नए वस्तुओं का निर्माण होता है। और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र, क्योंकि यहाँ इसमें लोगों को सेवा दी जाती है, किसी भी प्रकार के वस्तु का उत्पादन करके नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, मिश्रित अर्थव्यवस्था के मुख्य उद्देश्यों का उल्लेख करें। तो सबसे पहले समझते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। मिश्रित का मतलब बच्चों मिक्स्ड, मिला हुआ, मिलावट। और अर्थव्यवस्था का मतलब जैसे आप जानते हैं कि किसी भी देश के अंदर जितने भी लोग रहते हैं बाबू, अपने परिवार को चलाने के लिए किसी न किसी प्रकार के काम करते हैं, जिससे क्या मिलता है, उनको आय की प्राप्ति होती है, पैसा मिलता है। तो जो भी काम करके अपने परिवार को चलाते हैं बाबू, उसे ही क्या बोलते हैं, आर्थिक क्रिया बोलते हैं। और देश के अंदर जितने भी लोग अपने परिवार को चलाने के लिए आर्थिक क्रिया करते हैं, जिसके बदले उस काम के बदले पैसे मिल रहे हैं, सभी आर्थिक क्रिया को एक साथ मिला देंगे तो इसी को क्या बोलेंगे, अर्थव्यवस्था बोलेंगे। अर्थव्यवस्था का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पे बोल रहा है मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब मिला हुआ अर्थव्यवस्था। देखो बच्चों, हमने आपको पढ़ाया है कि 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। आप नहीं जानते हो तो जान लीजिए अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। तो 3 प्रकार की होती है। पहला है पूंजीवादी, दूसरा है क्या, समाजवादी, और तीसरा है क्या, मिश्रित अर्थव्यवस्था। दुनिया के अंदर पृथ्वी पे जितने भी देश हैं बाबू, वो सारे के सारे इन तीनों में से किसी एक अर्थव्यवस्था से कोई देश को चलाया जाता है। कोई भी देश है पृथ्वी पर, इन तीनों अर्थव्यवस्था में से एक अर्थव्यवस्था से उस देश को चलाई जाती है। पूंजीवादी बोलने का मतलब बाबू देखो, किसी भी देश के अंदर जो भी कंपनियों से, फैक्ट्रियों से उत्पादन होता है, वस्तुओं का निर्माण होता है, उस पर किसका अधिकार होता है, निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है। जैसे हम हो गए, आप हो गए, कोई विशेष व्यक्तियों का अधिकार होता है। और उस देश के अंदर उपलब्ध संसाधनों पर, और जो भी संसाधन उस देश के अंदर उपलब्ध है बाबू, उस पर भी क्या होता है, किसी निजी व्यक्ति का, किसी विशेष व्यक्ति का अधिकार होता है। और जो भी वस्तुओं कोई पूंजीपति, कोई निजी व्यक्ति उत्पादन करता है, वह अपने मनचाहा दाम पर, जितना मन चाहे उतना दाम पर वह वस्तु को बेच सकता है, कहीं भी बेच सकता है। वह अपने देश में भी बेच सकता है और दूसरे देश में भी जाकर के बेच सकता है। तो यही हो गया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और दूसरा क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था, यानी कि जिस देश के अंदर जितने भी वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है और जितने भी उस देश के अंदर उपलब्ध संसाधन है, सारे का सारा पर किसका अधिकार होगा, उस देश के सरकार का होगा। तो उसी को बोलेंगे क्या, समाजवादी अर्थव्यवस्था। किसी भी देश के अंदर उपलब्ध संसाधनों पर और उत्पादित वस्तुओं पर उस देश के सरकार का अधिकार होता है, तो इसी को बोलेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था। और तीसरा आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित का मतलब नाम से ही पता नहीं चल रहा है, मिक्स्ड, यानी कि मिला हुआ। तो अर्थव्यवस्था यानी कि समाजवादी और पूंजीवादी का मिला हुआ अर्थव्यवस्था क्या कहलाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलने का मतलब बाबू, उस देश के अंदर उत्पादित वस्तुओं पर देश के सरकार का और कोई निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। तो समझना चाहिए कि उस देश के अंदर क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। लेकिन उस देश के अंदर जितने भी उपलब्ध संसाधन है, जितने भी उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन है, उन संसाधनों पर देश के सरकार का अधिकार होता है। कि मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करें। विशेषता का मतलब बच्चों खूबी। यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है 4 नंबर में। उत्तर में देखो, मिश्रित अर्थव्यवस्था मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है, यानी कि नीचे दिया गया है। पहला में है मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी एवं समाजवाद का मिश्रण रूप है, यानी कि मिला हुआ रूप है। किसका, तो पूंजीवाद और समाजवाद का। और बच्चों, मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवाद में जो कमियां थी और समाजवाद अर्थव्यवस्था में जो कमियां थी, इनको कम करने के लिए, जो दोष था इनको समाप्त करने के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था का निर्माण किया गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, पूंजीपति भी और सरकार दोनों मिल करके किसी देश को चलाते हैं, सहयोग करते हैं, विकास करने में मदद करते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवाद और समाजवाद का क्या है, मिश्रित रूप है, मिला हुआ रूप है। सेकंड देखो, इसके अंतर्गत सार्वजनिक। सार्वजनिक बोलने का मतलब समाज एवं निजी, कोई विशेष व्यक्ति, कोई खास व्यक्ति, जैसे पूंजीपति हो गया, हम हो गए, आप हो गए, के उद्योग
एक दूसरे के सहयोग से कार्य करती है, ना कि एक दूसरे के प्रतियोगी से। यहाँ पे बोल रहा है कि इसके अंतर्गत मतलब कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सार्वजनिक उद्योग यानी कि सबका उद्योग, सभी लोगों का जिस उद्योग पर अधिकार रहेगा उसी को क्या बोलते हैं, सार्वजनिक उद्योग बोलते हैं। तो किस उद्योग पर सभी लोगों का अधिकार होता है, तो जो उद्योग सरकारी होगा, जो उद्योग सरकार के द्वारा चलाया जाता है उस पर तो सभी जनता का, उस देश के जनता का अधिकार होता है, सभी लोगों का अधिकार होता है। तो बोल सकते हैं सरकारी उद्योग को क्या बोलते हैं, सार्वजनिक उद्योग बोलेंगे। और निजी क्षेत्र के उद्योग, जैसे हमारे द्वारा उद्योग चलाया जा रहा है, पूंजीपतियों के द्वारा उद्योग चलाया जा रहा है, कोई खास व्यक्ति के द्वारा उद्योग चलाया जा रहा है, इसी को क्या बोलेंगे, निजी उद्योग बोलेंगे। एक दूसरे के सहयोग से कार्य करती है, यानी कि सरकारी उद्योग, सरकारी कारखाना और किसी पूंजीपति के द्वारा चलाया गया उद्योग एक दूसरे के साथ क्या करती है, सहयोग से, मदद से, साझेदारी के साथ काम करती है। जैसे सार्वजनिक उद्योग यानी सरकारी उद्योग को कच्चा माल और मशीनों की ज़रूरत हो गई तो क्या करता है, निजी उद्योग दे देता है कि लीजिए आप सामान का उत्पादन करिए, बाद में आप हमें लौटा दीजिएगा। अगर इसी प्रकार से निजी उद्योग का कोई सामान की ज़रूरत पड़ती है तो सरकारी उद्योग सार्वजनिक उद्योग से मदद ले लेता है और बाद में लौटा देता है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक दूसरे के सहयोग से, साझेदारी से, मदद से काम करता है, कार्य करता है, ना कि एक दूसरे के प्रतियोगी के रूप में यानी कि विरोध के रूप में, दुश्मनी के रूप में काम नहीं करता, साथ साथ काम करता है, देश के विकास में मदद करता है। तीसरा विशेषता है मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को रोकने के लिए बनाई गई है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है बच्चों, कोई भी देश के अंदर अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है तो वहाँ पे लोगों को आज़ादी मिलती है कि आप सामानों को, वस्तुओं को उत्पादन करिए और मनचाहा दामों पर बेचिए और मन चाहे जहाँ बेचिए, एक दूसरे देश में भी बेच सकते हैं, जितना मन चाहे उतना दाम पर बेच सकते हैं। तो ऐसे क्या होता है, देश के जनता का क्या होता है, नुकसान होता है, देश की जनता को लूटा जाता है। जैसे वस्तु का उत्पादन 10 रुपया में हो रहा है और देश में बेच रहा है 30 रुपया में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देश की जनता को लूट रहा है। तो ये क्या है, दोष है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, मनचाहा दाम पर बेच रहा है, सरकार भी इस पर कुछ नहीं करती है। तो इसको रोकने के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाई गई है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार क्या करती है, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का वस्तु का उत्पादन किया तो उसका निर्णय, उसका कीमत तय कौन करती है, तो सरकार करती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ऐसा नहीं होता है, कोई निजी व्यक्ति, कोई खास व्यक्ति, पूंजीपति लोग ही वस्तुओं का कीमत तय करते हैं, लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार तय करती है वस्तुओं को कितना दाम पर बेचा जाएगा। आगे है उत्पादित वस्तुओं पर कीमत नियंत्रण। हमने अभी समझाया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, पूंजीपति ही तय करता है वस्तुओं का कीमत, लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं पर कीमत नियंत्रण रहता है। बाबू कौन तय करता है कीमत, वस्तुओं पर कितना पर बेचा जाएगा किसी देश के अंदर, तो देश के सरकार तय करेगी। अगर आपको देश में सामान बेचना है तो इतना ही दाम पर, इतना ही मूल्य पर बेचना होगा। सरकार कीमत को तय करती है, नियंत्रण करती है। अगला है, इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ सरकारी नियंत्रण पाया जाता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलता है, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पे व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं मिलती है, जैसे प्राकृतिक संसाधन हो गया, पर्यावरण हो गया। इन सब पर देश के जनता, उस देश में रहने वाले लोग जहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था है वहाँ पे इन सभी चीज़ों पर स्वतंत्रता नहीं मिलती है। आप मनचाहा प्राकृतिक संसाधन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। देश की सरकार जितना कहेगी उतना ही प्राकृतिक संसाधन को आपको इस्तेमाल करना है। आप जहाँ मन चाहे वहाँ पर्यावरण, पेड़ वगैरह को नहीं काट सकते हैं, इस पे रोक है। तो इन आदि चीज़ों पर क्या होती है, स्वतंत्रता नहीं मिलती है उस देश के अंदर जहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार समाज के कल्याण को ध्यान में रखकर कार्य करती है। और जिस भी देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है वहाँ की सरकार क्या करती है, लोगों को, अपने जनता को ध्यान में रखकर काम करती है। अगर आपके पास कहीं पे उद्योग, फैक्ट्री वगैरह है और आपको उसके धुएं से नुकसान पहुंच रहा है बाबू, तो आप सरकार के पास रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें इस कंपनी से, उद्योग से हमें नुकसान पहुंच रहा है, बीमारियां फैल रही है, इसे कहीं दूर कर दीजिए। तो सरकार क्या करेगी, उस कंपनी को कहीं दूर ले जा करके स्थापित कर देगी, निर्माण कर देगी। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जनता का ध्यान रखा जा रहा है। तो सरकार मिश्रित अर्थव्यवस्था में जनता को ध्यान में रखकर विकास करती है, कल्याण करती है। जनता को कोई भी किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुँचे, लोगों का भी विकास हो और देश का भी विकास हो, इसीलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को निर्माण किया गया था। भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है और अपना भारत बाबू यहाँ पे कौन से अर्थव्यवस्था से देश को चलाई जा रही है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था से। यहाँ पूंजीपति और देश के सरकार भी क्या करें, देश को विकास में सहयोग करें, मदद करें, एक दूसरे के साझेदारी के साथ देश का विकास कर रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 देखो, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के कारण क्या है, वर्णन करें। आर्थिक का मतलब बच्चों यहाँ पे देखो अर्थ छुपा हुआ है। अर्थ मतलब रुपया पैसा पूंजी धन दौलत, और पिछड़ेपन का मतलब पीछे हो जाना, दूसरे राज्यों की तुलना में क्या होना, पीछे हो जाना, निचले स्थान पे चले जाना। तो रुपया पैसा पूंजी धन दौलत के मामले में दूसरे राज्यों की तुलना में बिहार पीछे हो जाना, निचले स्थान पे चले जाना, यही क्या कहलाता है, आर्थिक पिछड़ेपन कहलाता है। आर्थिक पिछड़ेपन का मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि बिहार शिक्षा में, स्वास्थ्य में, परिवहन में, बिजली उत्पादन करने में इत्यादि चीज़ों में दूसरे राज्यों की तुलना में क्या होना, पीछे हो जाना, निचले स्थान पे चले जाना, यही क्या कहलाता है, आर्थिक पिछड़ेपन कहलाता है। इसके क्या कारण है, वर्णन करना है, बताना है। यह क्वेश्चन 2017 में, 18, 19, 21 4 नंबर में पूछा गया है। समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 बार पूछा गया है बाबू, हो सकता है कि अगले साल भी यह क्वेश्चन पूछ दे। उत्तर में देखो, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन निम्नलिखित है। कारण क्या है, निम्नलिखित है, यानी कि नीचे दिया गया है। पहला कारण है, बिहार राज्य में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाया जाए। अपने बिहार राज्य में बच्चा बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, तो सबसे पहले तो अपने बिहार राज्य में जनसंख्या को रोकना पड़ेगा, और बढ़ते जा रही है। देखो जनसंख्या अगर तेजी से बढ़ेगी तो जो भी किसान पैदावार करते हैं, फसलों का उत्पादन करते हैं या बिजली का उत्पादन होता है, सारा चीज, सारा संसाधन बिहार के लोगों को भरण पोषण में ही, खाने पीने में ही खत्म हो जाता है। अगर यही संसाधन बचता तो दूसरे राज्यों में बेच करके बिहार के लोग क्या करते, पैसे कमाते, जिससे क्या होता, बिहार का पिछड़ेपन दूर होता। लेकिन नहीं, यहाँ तो खाने पीने में ही खत्म हो जा रहा है। अगर बिजली का उत्पादन हो रहा है तो सभी के पूर्ति में ही सारा बिजली खत्म हो जा रहा है, तो संसाधन बच ही नहीं रहा, तो क्या बिहार का तरक्की उन्नति होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा में है, कृषि से उत्पादकता बढ़ाने के लिए उत्तम बीज, यानी कि अच्छे प्रकार का बीज, उत्तम खाद का प्रयोग किया जाए। अगर कृषि से, खेती से अगर पैदावार बढ़ाना है, फसलों का उत्पादन ज़्यादा करना है, तो क्या करना होगा, उत्तम बीजों का प्रयोग करना पड़ेगा, उत्तम खादों का उपयोग करना पड़ेगा। अच्छे प्रकार के खाद, अच्छे प्रकार के बीजों का इस्तेमाल करेंगे तभी तो खेतों से फसलों का उत्पादन ज़्यादा होगा। तीसरा में है, बिहार में बाढ़ की समस्या की अस्थायी निदान किया जाए, यानी कि जड़ से समाप्त कर दिया जाए। अस्थायी निदान का मतलब खत्म कर दिया जाए। एक तो बिहार बाबू बाढ़ में क्या करती है, परेशान लोगों को करके रख देती है। जो भी फसलें उत्पादन करते हैं वह सारे के सारे बर्बाद हो जाते हैं बाढ़ के कारण। तो बाढ़ की समस्या को जड़ से खत्म कर दिया जाए, अस्थायी निदान किया जाए, खत्म कर दिया जाए। चौथा में देखो, बिहार के लोगों को रोजगार देने के लिए अधिक से अधिक उद्योगों को लगाया जाए, और बेरोजगारी खत्म करने के लिए बाबू बिहार में अधिक से अधिक उद्योग, कंपनी, फैक्ट्री वगैरह लगाएंगे, जिससे क्या होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। लोगों को रोजगार मिलेगा बाबू तो क्या होगा, रुपया पैसा पूंजी धन दौलत बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, बिहार का पिछड़ेपन दूर होगा। आगे है, विदेशी लोगों को निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाए। प्रोत्साहित मतलब बाबू इम्प्रेस किया जाए, जोड़ दिया जाए कि आइए हमारे बिहार राज्य में क्या करिए, अपने पैसों को लगाइए। दूसरे राज्य के लोगों को, पूंजीपतियों को, दूसरे देश के लोगों को बिहार में निवेश करने के लिए, फैक्ट्री, कंपनी, उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, मतलब जोर दिया जाए बाबू कि आइए हमारे राज्य में फैक्ट्री, कंपनी वगैरह लगाइए, आपको अधिक से अधिक मुनाफा होगा, अपॉर्चुनिटी है बिहार राज्य में। आगे है, छठा पिछड़ेपन दूर करने का उपाय क्या है बाबू, बिहार के आधारिक संरचना। जैसे आधारिक संरचना बोलने का मतलब बाबू, बिहार राज्य किस पे टिका है, किस पे चल रहा है, तो शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, परिवहन पे, बिजली उत्पादन करने पे, तेल पे, तभी तो यह बिहार राज्य टिका हुआ है बाबू। इन्हीं सब पर तो बिहार राज्य चल रहा है। अगर शिक्षा नहीं रहेगा तो लोग पढ़ लिख नहीं पाएंगे, तो क्या अच्छे से बिहार राज्य को विकास करेंगे, नहीं। स्कूल कॉलेज होना जरूरी है, स्वास्थ्य यानी कि हॉस्पिटल वगैरह होना जरूरी है। अगर बिहार के लोग बीमार पड़ेंगे, बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे, तो कहाँ इलाज करवाने जाएंगे, तो अस्पताल में जाएंगे, तो अस्पताल होना जरूरी है। शिक्षा, लोगों को शिक्षा होना भी जरूरी है, सड़क वगैरह होना जरूरी है, ताकि क्या हो, परिवहन एक जगह से दूसरे जगह आसानी से जा सके, इत्यादि को अच्छा किया जाए। जो भी आधारिक संरचना अपने बिहार राज्य का है बाबू, इन सब में सुधार किया जाए, बेहतर किया जाए, और नारी शिक्षा पर अधिक जोर दिया जाए। अगर नारी को शिक्षित कर देंगे बाबू तो क्या होगा, नारी लोग और महिला लोग अधिक से अधिक बच्चों का पैदावार नहीं करेंगे। वह सोचेंगे ज़्यादा बच्चों का जन्म दे देंगे तो हम उनको खिलाएंगे पिलाएंगे कहाँ से, अच्छी शिक्षा कैसे देंगे,
तो नारी को अगर शिक्षित कर देंगे तो ऑटोमेटिक बिहार की जनसंख्या रुक जाएगी। जनसंख्या रुक जाएगी तो भरण पोषण में ज़्यादा संसाधन बिहार का नहीं लगेगा, जिससे क्या होगा, बिहार का पिछड़ेपन दूर होगा। आठवां और अंतिम उपाय क्या है बाबू बिहार के पिछड़ेपन दूर करने का? बिहार में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण तथा शांतिपूर्वक माहौल कायम किया जाए। भ्रष्टाचार का मतलब बाबू, जैसे आप मोटरसाइकिल से जाते हैं स्टेशन पे तो हेलमेट वगैरह नहीं रहता है, तो आपसे पुलिस क्या करता है कि 500 दो और आस्ते निकल जाओ, तो वह पुलिस क्या करता है, अपने जेब में 500 रुपया रख देता है, वह सरकार को नहीं देता है। तो यही क्या है बाबू, भ्रष्टाचार है। या फिर दूसरे राज्य के कंपनी बिहार राज्य में आया बाबू, तो पुलिस वगैरह क्या कहता है कि 500 रुपया महीना में हमें 10,000 रुपया देते जाओ, तब हम तुम्हारे कंपनी को अच्छे से चलने देंगे, नहीं तो किसी भी प्रकार का केस लाद के तुम्हारे कंपनी को हम बंद करवा देंगे। तो यह क्या है, भ्रष्टाचार है। तथा शांतिपूर्वक माहौल कायम किया जाए। जैसे में कोई भी दूसरे राज्य के उद्योग कंपनी लोग फैक्ट्री वगैरह लगाने बिहार राज्य में आते हैं, लगा लेते हैं, तो आम जनता लोग, आसपास के नागरिक लोग क्या कहता है कि हमें 10,000 रुपया टैक्स के रूप में दो, रंगदारी दो, तब हम तुम्हारे उद्योग को, कंपनी को, फैक्ट्री को चलने देंगे, नहीं तो रात को लुटवा देंगे। तो यह क्या है, शांतिपूर्वक से वह उद्योग चला रहा है व्यक्ति, नहीं अशांतिपूर्वक चला रहा है। वह कंपनी वाला पूंजीपति आम लोगों को, आम जनता लोगों को, आसपास के लोगों को पैसा टैक्स के रूप में रंगदारी के तौर पर देगा, तब उसका उद्योग चलेगा। तो वह पूंजीपति तो शांति से अच्छे से उद्योग नहीं चला पा रहा है। तो ये सबको क्या किया जाए, अच्छा किया जाए। तो बिहार में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण किया जाए तथा शांतिपूर्वक माहौल कायम किया जाए, यानी कि रंगदारी वगैरह खत्म किया जाए। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछ रहा है, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन। आर्थिक का मतलब बाबू अर्थ से, यानी रुपया पैसा पूंजी से पीछे हो जाना, निचले स्थान पे चले जाना दूसरे राज्यों की तुलना में, इसी को क्या बोलते हैं, आर्थिक पिछड़ेपन बोलते हैं। क्या कारण है, यानी कि बिहार रुपया पैसा पूंजी धन दौलत के मामले में दूसरे राज्यों की तुलना में पीछे है, इसका क्या कारण है, क्या वजह है, इसके बारे में हमें लिखना है, बताना है। बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय को लिखिए। सिंपल सी बात है, जो कारण है बाबू पिछड़ेपन का, उसमें सुधार किया जाए तो इसके उपाय हो जाएगा। हमारी बातों को अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो कारण है पिछड़ेपन के, बिहार के पीछे हो जाने का जो कारण है, उसमें सुधार करेंगे तो क्या होगा, बिहार का विकास होगा, तरक्की होगा, पिछड़ेपन से दूर हो जाएगा। तो बाबू बिहार को अपने भारत देश के अंदर बहुत ही खराब दृष्टि से, खराब नज़र से देखा जाता है। आखिरकार क्या कारण है, क्या वजह है जिसके कारण से बिहार को खराब दृष्टि से, खराब नज़र से देखा जाता है? आखिरकार क्या वजह से आर्थिक पिछड़ेपन हो रहा है, यानी कि दूसरे राज्यों की तुलना में पीछे हो जा रहा है? आर्थिक पिछड़ेपन यानी कि स्कूल के मामले में, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली उत्पादन करने के मामले में बिहार पीछे चला जा रहा है, यानी प्रति व्यक्ति आय, बिहार के लोगों की प्रत्येक व्यक्ति की आय कम है। इन कारणों से क्या हो रहा है, बिहार का पिछड़ेपन हो रहा है, पीछे हो जा रहा है दूसरे राज्यों की तुलना में। यह क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है, 19 में पूछा गया है, कितने नंबर में, 4 नंबर में। तो उत्तर में देखते हैं, आर्थिक दृष्टि से, यानी कि आर्थिक रूप से रुपया पैसा पूंजी के मामले में बिहार के पिछड़ेपन के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार है, जो क्या है, नीचे दिया गया है। सबसे पहला कारण है, बिहार की जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। बिहार राज्य में बाबू जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। लोग खाने पीने के लिए छोड़ दे रहे हैं, लेकिन बाल बच्चा बुतरू पैदा करने के लिए नहीं छोड़ रहे हैं। तो इस पे सबसे पहले हमें नियंत्रण करना पड़ेगा। इसके अधिकांश संसाधन, यानी साधन, जनसंख्या के भरण पोषण में चला जाता है। अगर जनसंख्या बढ़ेगी बिहार में, तो जो भी बिहार के किसान फसलें वगैरह पैदावार उत्पादन करते हैं, वे सारे के सारे पैदावार, फसलों का उत्पादन बिहार के लोगों को भरण पोषण में ही, खाने पीने में ही क्या होता है, ख़त्म हो जा रहा है। अगर बिजली का उत्पादन हो रहा है तो सारा को बिजली पहुंचाने में ही बिजली खपत हो जा रहा है। दूसरे राज्यों को बेच करके हम बिजली से पैसा नहीं कमा रहे हैं, मुनाफा नहीं कमा रहे हैं। तो सबसे पहला पिछड़ेपन का क्या कारण है बाबू, जनसंख्या का तेज़ी से बढ़ना अपने बिहार राज्य में। दूसरा है बिहार की आधारिक संरचना, जैसे सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा। आधारिक संरचना का मतलब किस पे बिहार टिका हुआ है, जिस पे टिका है, जो पिलर है, जो स्तंभ है बिहार का, उसी को क्या बोलते हैं, आधारिक संरचना बोलते हैं। जैसे सड़क नहीं रहेगा बिहार में तो परिवहन नहीं कर पाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह सामानों को नहीं ले जाएंगे। बिजली नहीं रहेगा तो रात को अंधेरा हो जाएगा, लोग किसी भी प्रकार के काम नहीं कर पाएंगे। स्वास्थ्य, अगर लोग बीमार पड़ेंगे तो कहाँ इलाज करवाने जाएंगे, हॉस्पिटल में करवाने जाएंगे। शिक्षा, अगर पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो बिहार को कैसे तरक्की की ओर, विकास के पथ पर आगे बढ़ाएंगे। तो ये सब क्या है, आधारिक संरचना है, जिस पे
पे बिहार टिका हुआ है। इत्यादि का अभाव, कमी है, इन सब में क्या है बाबू, कमी है। लोगों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, सड़क वगैरह अच्छा नहीं है, गड्ढा है, बिजली ज़्यादा उत्पादन नहीं हो रहा, सभी लोगों को पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही है। तो ये भी क्या है, पिछड़ेपन का कारण है, आधारिक संरचना का अभाव है। तीसरा है, बिहार की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से कृषि पर निर्भर है। और बाबू, बिहार की अर्थव्यवस्था यानी कि रुपये पैसे जो लोग कमा रहे हैं वह किसके माध्यम से कमा रहे हैं, कृषि से फसलों का उत्पादन करके बेच करके कमाते हैं पैसे। तो किस पर टिका हुआ है बिहार की अर्थव्यवस्था, तो कृषि पर निर्भर है, कृषि पर टिका हुआ है। तथा कृषि का भी हालत ठीक नहीं है, कृषि पर टिका भी है और कृषि का हालत भी ठीक नहीं है। यहाँ बाढ़ सुखाड़ आते रहता है जिस कारण से फसलें बर्बाद हो जाती है। अच्छे तरीक़ा से बिहार के लोग फसलों का उत्पादन नहीं करते, पैदावार नहीं करते। तो ये भी पिछड़ेपन का कारण है। बिहार की पूरी अर्थव्यवस्था कृषि पर टिकी है जिसमें ज़्यादा रुपया पैसा कमाई नहीं होता और ये भी अच्छे तरीक़ा से नहीं हो पा रहा है अपने बिहार राज्य में। चौथा पिछड़ेपन का कारण है, बिहार झारखंड के विभाजन होने के बाद जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ था बच्चों, तब अधिकांश खनिज क्षेत्र यानी कि खनिज वाला इलाका जहाँ पे कोयला पेट्रोलियम जो पाया जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, खनिज क्षेत्र, खनिज वाला इलाका तथा उद्योग झारखंड में चले गया। जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ था, विभाजन हुआ था बच्चों 2000 ईस्वी में, तो खनिज वाला क्षेत्र जो भी उद्योग थे वह कहाँ चले गए, झारखंड में चले गए। यहाँ सिर्फ कृषि योग्य ज़मीन ही बचा था बिहार में। तो ये भी पिछड़ेपन का कारण है। पांचवा देखो पिछड़ेपन का कारण, यहाँ बाढ़ तथा सूखा के कारण कृषि भी अच्छा से नहीं हो पाता। बिहार के उत्तरी क्षेत्र में बाढ़ और दक्षिणी क्षेत्र में सूखा आते रहता है बाबू प्रत्येक वर्ष, जिस कारण से जो भी किसान पैदावार फसलों का उत्पादन करते हैं वो अच्छे नहीं कर पाते, बर्बाद हो जाता है। उनका आय का साधन क्या है, फसलों का उत्पादन करके बेच देना, और ये भी नहीं अच्छे से कर पा रहे हैं बाबू। तो क्या हो रहा है, बिहार का किसान के आय का साधन खत्म होते जा रहा है, ना के बराबर है। तो ये भी पिछड़ेपन का कारण है, इसमें सुधार किया जाए। बिहार के प्रत्येक व्यक्ति की आय कमाई बहुत ही कम है, ना के बराबर है। यहाँ पे कम होगा, काम नहीं होगा, क्या होगा, कम है। तथा बीमारू राज्य है। यहाँ अपने बिहार राज्य में उद्योग वगैरह कल कारखाने वगैरह नहीं है बाबू। यहाँ पे कृषि पर सारा लोग निर्भर हैं, तो आय का साधन भी कम है, ना के बराबर है। तथा हॉस्पिटल वगैरह यहाँ पे ठीक नहीं है। कुपोषण का प्रत्येक व्यक्ति, अधिकांश व्यक्ति बिहार का शिकार रहता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बीमारू राज्य बोलते हैं। सातवां है, खराब विधि व्यवस्था के कारण उद्योगपति अच्छे से शांतिपूर्वक उद्योग नहीं चला पा रहे हैं। और ख़राब विधि व्यवस्था का मतलब जो आसपास के जनता लोग, नागरिक लोग हैं, किसी दूसरे राज्य के उद्योगपति, पूंजीपति अगर बिहार राज्य में उद्योग लगाना भी चाहते हैं बाबू, उद्योग लगा भी लेते हैं, तो उन्हें शांतिपूर्वक अच्छे तरीक़ा से उद्योग चलाने नहीं देते। बोलते हैं कि हमें रंगदारी दो, यहाँ पे उद्योग चलाना है, तब हमें रंगदारी के रूप में, टैक्स के रूप में रुपया पैसा दो, तब तुम्हें हम उद्योग चलाने देंगे। तो शांतिपूर्वक उद्योग नहीं चला पाते हैं, उद्योग नहीं लगाते हैं, इसी वजह से दूसरे राज्य के लोग, दूसरे देश के लोग। आठवां देखो, कुशल प्रशासन का अभाव। और अपने बिहार राज्य में बाबू अच्छे से जो प्रशासन है, पुलिस वगैरह है, जो काम नहीं करते हैं। मोटरसाइकिल वाला धरा गया तो 500 रुपया अपने जेब में रख लेते हैं। अगर कहीं पे वो कोई व्यक्ति उद्योग चला रहा है तो उससे पैसा लेगा तब उसे चलाने देगा। तो क्या है, प्रतिदिन तेज़ी से भ्रष्टाचार बढ़ते जा रही है अपने बिहार राज्य में। अब देखते हैं बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय। अब क्या क्या बिहार में किया जाए, क्या क्या नियम लाया जाए बाबू, क्या क्या चीज़ों में विकास किया जाए ताकि क्या हो, बिहार का पिछड़ेपन दूर हो, यानी कि दूसरे राज्यों की तुलना में बिहार का भी क्या हो, विकास हो, तरक्की हो, उन्नति हो। तो पहला है, बिहार में बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए। जो जनसंख्या बिहार में तेज़ी से बढ़ रही है उस पर नियंत्रण किया जाए, ज़्यादा नहीं बढ़ने दिया जाए। तब क्या होगा, जो भी किसान बिहार के उत्पादन करते हैं, पैदावार करते हैं, जिन्हें बेच करके दूसरे राज्यों में पैसा प्राप्ति होगा लोगों को, किसानों को, जिससे क्या होगा, बिहार का विकास होगा, तरक्की होगा। दूसरा है, कृषि में तेज़ी से विकास किया जाए और कृषि में बाबू जो भी हर संभव प्रयास किया जाए ताकि क्या हो, कृषि में पैदावार बढ़े, उत्पादन बढ़े, कृषि में विकास होगा, जिससे अनाज किसान बेच करके दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में, जिससे उन्हें आय की प्राप्ति होगी। और तीसरा है, बाढ़ पर नियंत्रण किया जाए बाबू। उत्तरी बिहार में बाढ़ और दक्षिणी बिहार में सूखा रहता है, जिस पे क्या किया जाए, नियंत्रण किया जाए। जहाँ पे दक्षिणी बिहार में सूखा
सूखा है वहाँ पे नहरों बना करके क्या किया जाए, पानी पहुँचाया जाए, जिससे क्या हो, खेतों का सिंचाई समय समय पे हो। चौथा है आधारिक संरचना का विकास किया जाए, और जो भी बिहार की आधारिक संरचना है जिस पे बिहार टिका हुआ है, जैसे सड़क, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली का उत्पादन, नहरों का विकास, लोगों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो, जिस पे ये भी सारे क्या है आधारिक संरचना है, इस पे बिहार टिका हुआ, इसमें क्या किया जाए, विकास किया जाए, तरक्की किया जाए। अगला है पाँचवा, उद्योगों का विकास किया जाए, और अपने बिहार राज्य में उद्योग ना के बराबर है बाबू, तो क्या किया जाए, उद्योगों का निर्माण किया जाए, कल कारखाने पर विकास किया जाए, बनाने पर जोर दिया जाए। अगर कल कारखाने बनेंगे, उद्योग फैक्ट्री वगैरह बिहार में लगेंगे, जिससे लोगों का क्या होगा, रोजगार मिलेगा, जिससे लोगों का विकास होगा, आए पैसा कमाएंगे तो क्या होगा, उनका विकास होगा, तरक्की होगा। छठा है बिहार से गरीबी को दूर किया जाए, और जो भी बिहार में गरीब लोग हैं बाबू, उसके लिए क्या किया जाए, रोजगार के लिए प्रबंध किया जाए, रोजगार दिया जाए, जिससे क्या होगा, बिहार में गरीबी कम होगा। और सातवां है शांति व्यवस्था स्थापना, और जो भी दूसरे राज्य के लोग अपने बिहार राज्य में उद्योग वगैरह लगाने आते हैं तो उन्हें क्या किया जाए, शांति व्यवस्था दिया जाए, यानी कि दंगदार वगैरह को ख़त्म किया जाए। दंगदारी पैसा जो आम लोग आसपास के लोग मांगते हैं ना, ये सब नहीं मांगा जाए, सारा का सारा ये चीज़ भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया जाए, जिससे क्या होगा, दूसरे राज्य के लोग, दूसरे देश के लोग बिहार में आएंगे, उद्योग लगाएंगे और लोगों का रोजगार मिलेगा, जिससे आय प्राप्त होगा लोगों को, बिहार के लोगों का, जिससे अपना विकास करेंगे, तरक्की करेंगे, तथा प्रशासनिक भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए। और जो भी घूसखोर वगैरह पुलिस है, जो प्रशासन है, जो भ्रष्टाचार है, उनको समाप्त किया जाए। कोई ऐसा नियम कानून बनाया जाए जिससे क्या हो, पुलिस वगैरह भ्रष्टाचार, अनलीगल पैसा लोगों से ना ले सके, ये सब सारा चीज़ खत्म करेंगे, ये सब चीज़ों पर विकास करेंगे बाबू, तब अपना बिहार राज्य का क्या होगा, विकास होगा, तरक्की होगा, उन्नति होगा, दूसरे राज्यों की तुलना में विकास होने लगेगा, तब पिछड़ेपन अपने बिहार राज्य का दूर होगा। तो हमने पहले बताया कि क्या पिछड़ेपन का कारण है और फिर इसको दूर कैसे कर सकते हैं। जितना भी इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन पूछा गया था बाबू बिहार बोर्ड के, वह सारा का सारा क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं। आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में, आपको सारा का सारा वीडियो मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए बाबू धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें।